ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रिय साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, आज हम लोग सेकंड ग्रेड का जो काव्यशास्त्र है उसका ये अंतिम बिंदु लेकर के मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत हूं और मुझे उम्मीद है कि काव्यशास्त्र आपने भली भांति हृदयंगम किया होगा। साथियों, सेकंड ग्रेड में काव्यशास्त्र से 10 से 12 प्रश्न आते हैं और मैं इस बात की आपको आश्वस्ति देता हूं कि जो कुछ मैंने पढ़ाया है उसके बाद आपको कुछ न तो पढ़ना है न कुछ सीखना है। बस आपको प्रश्न किस प्रकार से आएंगे इसका हम अभ्यास जो है बहुत शीघ्र ही मैं आपको कराऊंगा। दूसरी बात, ये जो आने वाली जो 17 तारीख है, इस 17 तारीख को अर्थात 17 अप्रैल को आप लोगों ने जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का जो कोर्स ले रखा है तो वहां पर आपको टेस्ट होगा और फुल टेस्ट होगा। सभी टॉपिक उसमें सम्मिलित किए जाएंगे, ये ध्यान रखना। उसमें काव्यशास्त्र भी आएगा और उसमें व्याकरण भी आएगी, साहित्य भी आएगी, यहां तक पुस्तकें और शिक्षण विधियां भी उसमें सम्मिलित करने वाले हैं। वो इसलिए क्योंकि अब जरूरत है इस बात की कि हम अपने आप को देखें, अपने आप को परीक्षित करें कि हमने कितना सीखा है। आइए साथियों, मैं आप लोगों के जितने भी प्रश्न हैं, सभी साथियों को नमस्ते, सभी को प्रणाम। आपके जितने भी प्रश्न जो हैं उसके शायद मुझे लगता है हम बाद में बात कर लें या फिर हमने पहले बात कर लेते हैं। चलो, 1-2 प्रश्न आ रहे हैं। सर प्लीज टेस्ट PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन दीजिएगा। देखो दर्शना, मैं आपको जानता हूं बेटा, ऐसा है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि कुछ समय पहले 10-15 दिन पहले अपने सारे के सारे जो ऐप जो था वो हैक हो गया था। अपना ही नहीं, बहुत सारे ऐप जो लोकप्रिय ऐप है वो सारे हैक हो गए थे। सिक्योरिटी पे काम चल रहा है, जल्दी PDF की सुविधा दूंगा। ये आप लोगों की पाठशाला है, ये आप लोगों का घर है, इसकी रक्षा भी आप लोगों को करना है। सर मैंने कोर्स कल ही लिया है, मीनाक्षी लोहार, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, कैसे करूं? बेटा इसके बारे में मैंने कुछ वीडियो डाल रखे हैं मीनाक्षी कि आपको कहां से पढ़ना शुरू करना चाहिए। काव्यशास्त्र की पुस्तक कब तक मिलेगी? देखो अर्जुन लाल सरगड़ा पूछ रहे हैं। साथियों देखिए, अभी आजकल कुछ समय से मैं आपके साथ नियमित नहीं आ पा रहा हूं। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं यदि ऑनलाइन नहीं हूं तो ऑफलाइन आप ही के लिए कुछ कर रहा हूं। अभी पुस्तकों का बड़ा जो है धुआंधार काम चल रहा है और बहुत शीघ्र ही, क्योंकि वैकेंसी आ गई है और इसलिए बहुत शीघ्र ही आपको सारी पुस्तकें मिलने वाली हैं। बिल्कुल आप निश्चिंत होकर के जो है रहिएगा। मैं आपको अप्रैल में बहुत कुछ देने वाला हूं। बस मेरी इस गुजारिश पर आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए तो साथियों, पहले हम आज काव्य रीति की बात कर लेते हैं और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे अन्य चीज की। देखिए, बात करेंगे काव्य रीति की। अब मैं आप सभी लोगों को आदेश देता हूं कि अगले 1 घंटे केवल और केवल मुझे पढ़ाने दे। इसलिए लाइव में क्या होता है कि लाइव में थोड़ा ये डिस्टर्बेंस रहता है, इसलिए अभी जितने भी साथी मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सब लोगों के प्रश्न लूंगा, आप सभी के उत्तर दूंगा, लेकिन अभी केवल और केवल आपको पढ़ना है 1 घंटा। सर सेकंड ग्रेड की शिक्षण विधियां सब कुछ होगा। सरोज, आपने मिस्टर महिया पे विश्वास किया है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। देखो, मैं जब तक आपको कोई सामग्री नहीं दूंगा, जब तक खुद उसको बहुत अच्छी तरह से अधिगम नहीं कर लूं
और स्वयं उसको जब तक उसकी प्रामाणिकता जांच न लूं, जब तक मैं आप लोगों से मिलने के लिए नहीं आता हूं। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। और चलिए अब मैं शुरू करता हूं। आप सभी लोगों की सहमति होनी चाहिए, थम्स अप कीजिएगा। चलिएगा, सभी लोग थम्स अप करें कि हम 1 घंटे बिल्कुल जो है चुपचाप होकर के और सर को सुनने वाले हैं। मैं जानता हूं मैं कुछ समय बाद में आया हूं तो आप लोगों की जिज्ञासाएं होती है। बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छे लोग हैं। चलिएगा, जो प्रश्न आए हैं अद्यतन कराओ, उससे संबंधित, हाँ सब करा देंगे सवई राम, बिल्कुल कराने वाला हूं। चलिए साथियों, तो अब मैं आज बात करूंगा काव्य रीति की, और ये आप पर डिपेंड करता है कि आप प्रश्न बीच में कर करके और मुझे अपने विषय से भटकाओगे या इस विषय को बहुत अच्छी तरह से समझोगे। साथियों, काव्य रीति का सेकंड ग्रेड में एक प्रश्न आता है। प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है, जब मैं रीति की बात करूंगा, काव्य रीति की जब मैं बात करूंगा, तो एक तो जो रीति जो सिद्धांत है आपका, जिसको हम बोलते हैं रीति सिद्धांत का जो सैद्धांतिकी है, इस सैद्धांतिकी से प्रश्न आ सकता है। अर्थात सैद्धांतिक का मतलब क्या है? रीति सिद्धांत जो है, उस रीति सिद्धांत की रूपरेखा क्या है, रूपरेखा क्या है, काव्य में इसकी उपादेयता क्या है, उपादेयता क्या है, किस व्यक्ति ने रीति को किस नाम से जाना, रीति के लिए किस शब्द का उपयोग किया, और फिर रीति के भेद को लेकर के और किस आचार्य ने कितने भेद बताए। कभी कभी तो प्रश्न आता है आपका यहां से, जो 2018 का जो एग्जाम हुआ था, यह प्रश्न यहीं से आया है, और उसमें गुण और रीति की चर्चा की बात की थी। चलिएगा, चुपचाप चिड़िया का बाप रहेंगे, बिल्कुल चलिएगा, ये लिखना नहीं था, यदि आपने लिख दिया तो चुपचाप कहें। चलो अब सुनो, एक प्रश्न यहां से आता है। कभी कभी तो रीति का सैद्धांतिक जो रूपरेखा है वहां से प्रश्न आता है, बात क्लियर हो गई। और कभी कभी जो है सार्वभौम दृष्टि से जो रीति शब्द है, इस रीति शब्द को देखो, मैंने आपको ये कहा था कि हमारा रीति शब्द से अभिप्राय रीति साहित्य नहीं होना चाहिए, जो रीतिकालीन साहित्य है, जो रीतिबद्ध, मुक्त और सिद्ध, जो केशव और चिंतामणि का प्रवर्तन का मामला जो उठता है, और जो हिंदी साहित्य का इतिहास जिसे हम उत्तर मध्यकाल कहते हैं, ये रीति सिद्धांत उससे अलग है। पहली बात तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, अब दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि सार्वभौम दृष्टि से ये जो रीति जो है, इसके कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? सबसे महत्वपूर्ण रीति है वैदर्भी, और मैं देखता हूं वैदर्भी रीति से ही प्रश्न आमतौर पर आते हैं। फिर दूसरी रीति जो है वो कौन सी है? वैदर्भी है। और फिर दूसरी रीति जो होगी वो आपकी होगी गौड़ी रीति, जिसको गौड़िया भी कहते हैं। और तीसरी जो है वो है पांचाली। अब साथियों, आपको यह ध्यान रखना है कि पांचाली जो है उसमें प्रसाद गुण होता है। अब यहां पर मैंने एक चीज आपको बताई कि जहां जहां पर प्रसाद गुण होगा, जहां जहां पर प्रसाद गुण होगा वहां वहां पर पांचाली रीति होगी, इस बात को नोट करो। और जहां जहां पर ओज गुण होगा, लंबे लंबे समास होंगे, ट वर्ग और रेफ का वर्ण का उपयोग काव्य रचना में होगा, वो सारे के सारे उदाहरण गौड़ी रीति के होंगे। और समस्त गुण अर्थात सभी गुणों में रहने वाली जो है वो वैदर्भी है। लेकिन विशेष करके इसकी पहचान क्या है कि जहां पर माधुर्य गुण होता है, जहां पर मधुरता होती है, कोमल कांत पदावली होती है, अनुनासिक व्यंजन होते हैं, वहां पर कौन सी रीति होती है? वैदर्भी। अभी मैं आपको रीति नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको यह कह रहा हूं कि एक प्रश्न तो रूपरेखा से संबंधित आ सकता है, दूसरा प्रश्न ये देखो। अब आपको कोई क्या होगा, या तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि वैदर्भी रीति की पहचान बताओ, गौड़ी रीति की पहचान बताओ, पांचाली रीति की पहचान बताओ, या आपसे पूछा जा सकता है कोई एक काव्य पंक्ति दी जाएगी और उस काव्य पंक्ति से आपसे ये एग्जामिनर ये टेस्ट करेगा क्या इसमें कौन सी काव्य रीति है। वो ऑप्शन देगा वैदर्भी, घोड़ी और पांचाली। एक ऑप्शन लाठी भी दे सकता है, क्योंकि लाठी को भी जो है कुछ लोगों ने प्रश्रय दिया है। तो 2 तरह के प्रश्न आएंगे। अब इस 2 तरह के प्रश्न करने के लिए हमें पहले क्या करना होगा बोलो? रीति सिद्धांत की जो सैद्धांतिकी है उसको हमें समझना पड़ेगा। प्रिय साथियों, अब यहां पर मैं आपको पहले जो है थोड़ा सा ऐसे बताऊंगा, फिर उसके बाद में जो है हम आगे बात करेंगे। अब ये रीति शब्द क्या है?
रीति शब्द का मतलब क्या है? देखो, पहली बात मैंने आपको बता दी कि ये रीति जो है रीतिबद्ध, मुक्त और सिद्ध साहित्य से अलग है। ये रीति जो है इसका यदि मैं एक शब्द में आपसे बताऊं कि रीति शब्द क्या होता है, तब कहते हैं कि रीयते, रीयते, गम्यते, गम्यते, अनेन इति रीति, अनेन इति रीति। देखो, ये रीति क्या है? सिद्धांत। और ये सिद्धांत रीति जो है वो अनेन अर्थात साधन है। गम्यते जाने का, जाने का साधन है। रीयते प्रस्थान का। अब देखो, बात समझ में आई ना आपको कि रीति जो है इसका अर्थ आपसे कोई पूछे तो आज के बाद में ध्यान रखना, हमें एक प्रश्न आज पक्का करना है, प्रयास करेंगे कि रीति सिद्धांत आज ही पूरा करा दूं। अब देखो, रीयते गम्यते अनेन इति रीति ही, बात समझ में आई? ये परिभाषा मेरे साथ आप लोग बोलो, बोलो, रीयते गम्यते अनेन इति रीति ही, अर्थात रीयते जिससे प्रस्थान किया जाए, जिससे जो जाने का रास्ता बताए, जो साधन है उसका नाम है रीति। अब सवाल उठता है कि भाई हम तो रीति की बात कर रहे थे, ये प्रस्थान और साधन और रास्ता क्या है? तो प्रिय साथियों, जब कभी भी कोई कवि, इस बात को इस लाइन को ध्यान से सुनना, रीति समझ में आ जाएगी। जब कभी भी कोई कवि अपनी रचना कर्म में प्रवृत्त होता है, हेलो, जब कभी भी कोई कवि अपने रचना कर्म में प्रवृत्त होता है, अर्थात वो काव्य लिखना शुरू करता है, तब वो कोई ना कोई एक मार्ग पकड़ता है, कोई ना कोई प्रस्थान है, कोई ना कोई उस काव्य को करने का एक जाने का एक साधन है, और वो साधन ही क्या है? बोलो, रीति है। बात साफ है कि यहां इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहां पर अग्नि पुराण से लेकर के और विश्वनाथ 17वीं शताब्दी तक रीति के लक्षण निरूपित हुए, उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। लेकिन रीति का एक सामान्य अर्थ जो है, इसका मतलब यह है कि जिस मार्ग से गमन किया जाए या काव्य रचना हेतु लिखो, लिखने की जरूरत नहीं है, आगे मैं दे दूंगा। काव्य रचना हेतु जिस मार्ग का कवि या लेखक अनुसरण करता है, कवि अनुसरण करता है, वही क्या है? बोलो, रीति है। काव्य रचना हेतु जिस मार्ग का कवि अनुसरण करता है, देखो हम तो काव्य रचना करते नहीं हैं, इसलिए हो सकता है ये बात हमें समझ में नहीं आई, लेकिन कोई भी कवि जब काव्य रचना में प्रवृत्त होता है तो वो कोई ना कोई एक रास्ता चुनता है, मुझे इस रास्ते से जाना है, वही रीति है। इसीलिए रीति को क्या बोलते हैं? ढंग बोलते हैं। रीति को क्या बोलते हैं? पद्धति बोलते हैं। आधुनिक काल में रीति को शैली बोलते हैं, इंग्लिश में इसको स्टाइल बोलते हैं। ये मार्ग है, ये एक मार्ग है, ये एक वृत्ति है, ये एक प्रवृत्ति है, ये एक ढंग है, ये काव्य रचना का प्रस्थान बिंदु है, ये वचन विन्यास का हेतु है, ये पद संगठना है। रीति के बहुत सारे अर्थ होते हैं। अभी तक हमने यह सीखा है कि काव्य रचना हेतु जिस मार्ग का कवि अनुसरण करता है, काव्य शास्त्र में उसे हम रीति कहते हैं। प्रिय साथियों, अब ये रीति शब्द की बात करते हैं। तो ये रीति शब्द जो है ये बना कैसे? रीति शब्द जो है वो बना कैसे? इसकी व्युत्पत्ति क्या है? हाँ महिमा, मैंने आपका कमेंट देख लिया है, शायद आप बाद में जुड़े हो, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ओके, तो रीति शब्द बना कैसे, हम इसकी बात करेंगे। प्रिय साथियों, ये रीति जो शब्द है उसमें एक धातु है संस्कृत में, और वो है रींग धातु। बोलो क्या है? रींग धातु है। देखो, काव्य शास्त्र की एक सबसे बड़ी महत्ता क्या है? जो मैंने कहा कि 10 से 12 प्रश्न सेकंड ग्रेड में आने वाले हैं, वह वही विद्यार्थी करेगा जिसको संस्कृत का अभ्यास मेरे साथ जिसने कर लिया है। क्योंकि कदम कदम पर आप पुराने प्रश्न पत्र उठा के देखो, संस्कृत के कोटेशन वहां पर आते हैं, संस्कृत की व्युत्पत्तियां वहां पर आती है। क्योंकि हिंदी में काव्य शास्त्र का प्रवेश पूरा का पूरा होता कहां से है? संस्कृत से। इसलिए यह ध्यान रखना है कि रीति शब्द बना कैसे, कि इसमें रींग धातु है। रींग धातु के साथ में एक प्रत्यय है कितिन, या फिर कुछ लोग कहते हैं कितिच, और रींग के साथ में कितिन या कितिच प्रत्यय जब जुड़ता है
तब ये अंग जो है ना, ये अंग देख रहे हो, ये अंग है, ये ड़ नहीं है, ये तो इसका तो लोप हो जाता है और कितिन का ती शेष रहता है, इधर री शेष रहता है, इधर ती शेष रहता है और शब्द बन जाता है रीति। और इसका फिर रीति का अर्थ हो गया काव्यशास्त्रीय जो शब्दकोशीय जो अर्थ है। सिद्धि अपलोड करा दो, किस में करानी है? सरोज बुनकर, बिल्कुल करा दूंगा। अभी हम ये पढ़ लेते हैं। अब सुनो, अब रींग धातु के साथ में कितिन या कितिच प्रत्यय किया तब रीति शब्द बना और रीति का अर्थ हो गया प्रणाली, ढंग, रास्ता, काव्य रचना का एक प्रस्थान करने का जो एक शैली है वो क्या है? बोलो, रीति है। ये हो गया आपका रीति शब्द की व्युत्पत्ति। ये आपको समझ में आना चाहिए। अब उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि भाई ये रीति क्या है। यदि मैं काव्य शास्त्रीय दृष्टि से देखूं, ये तो हो गई व्याकरण की दृष्टि से, और यदि मैं इसको काव्य शास्त्रीय दृष्टि से देखूं, काव्य शास्त्रीय दृष्टि से देखूं, तो काव्य शास्त्रीय दृष्टि से रीति क्या है? ये आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा। जी डिंपल तिवारी जी, काव्य शास्त्रीय दृष्टि से जब मैं रीति की बात करूं, तब यहां पर क्या हुआ कि रीति का मतलब हुआ कि हमारे काव्य शास्त्र में कितने संप्रदाय है? बताओ, 6 संप्रदाय हैं। उन 6 संप्रदायों में जो तीसरा संप्रदाय है और जिसके प्रवर्तक हैं आचार्य, तीसरा संप्रदाय है और जिसके प्रवर्तक हैं आचार्य वामन, और वही रीति संप्रदाय की हम लोग बात करने वाले हैं। अब देखो 6 संप्रदाय कौन कौन से हैं इसके बारे में हम जानते हैं। तो पहला कौन सा संप्रदाय हुआ? बोलो, पहला कौन सा संप्रदाय हुआ? बोलो, रस संप्रदाय। पहला कौन सा हुआ? रस। दूसरा कौन सा हुआ? अलंकार। तीसरा कौन सा हुआ? रीति। चौथा कौन सा हुआ? ध्वनि। पांचवा कौन सा हुआ? वक्रोक्ति। और छठा कौन सा हुआ? बोलो, औचित्य। अब मैं आपको यह ध्यान रखना है कि जब मैंने आपको रस संप्रदाय पढ़ाया था तब मैंने आपको यह कहा था कि रस संप्रदाय भारतीय काव्य शास्त्र का पहला संप्रदाय है। अलंकार दूसरा है। रस के प्रवर्तक कौन है? कि भरत मुनि है। और अलंकार के कौन है? कि भामा है। इनका समय क्या है? कि ईसा पूर्व 2री शताब्दी है। इनका समय क्या है? ईसा की 6ठी शताब्दी है। रीति के प्रवर्तक कौन है? कि वामन। इनका समय कौन सा है? कि 8वीं शताब्दी। कौन सा समय है? 8वीं शताब्दी। ध्वनि के हैं आनंदवर्धन। आनंदवर्धन का समय कौन सा है? बोलो, 9वीं शताब्दी। कौन सा है? बोलो, 9वीं शताब्दी। फिर आता है वक्रोक्ति। वक्रोक्ति के कौन है? बोलो, कुंतक। कुंतक का कौन सा समय है? 10वीं शताब्दी। और औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? क्षेमेंद्र। ये 10वीं और 11वीं शताब्दी के मध्य हुए व्यक्ति है। भरत मुनि की पुस्तक का क्या नाम है? बताओ, बोलो, क्या नाम है? नाट्य शास्त्र है। क्या है? बोलो, ये पक्का कर लो, यहां से एक प्रश्न आता ही आता है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? भामा की पुस्तक का नाम है काव्यालंकार और वामन की पुस्तक का नाम है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। क्या नाम है? बोलो, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। आनंदवर्धन की पुस्तक का नाम क्या है? बोलो, ध्वन्यालोक है। ध्वन्यालोक है। और वक्रोक्ति जो है कुंतक की पुस्तक का नाम है वक्रोक्ति जीवितम। क्या नाम है? बोलो, वक्रोक्ति जीवितम। वक्रोक्ति जीवितम। और क्षेमेंद्र की पुस्तक का नाम क्या है? कि औचित्य विचार चर्चा। क्या नाम है? औचित्य विचार चर्चा। हम ये बात कर रहे हैं कि काव्य शास्त्रीय दृष्टि से रीति शब्द का क्या मतलब होगा। अब देखो मीनाक्षी लोहार, शायद आप नए आए हैं, मैं आपको इसके बारे में बहुत बार बता चुका हूं, सारे नोट्स आने वाले हैं। अब सुनो, अब साथियों ये जो 6 संप्रदाय हुए, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 संप्रदाय में रीति कौन सा संप्रदाय है? कि तीसरा संप्रदाय है। बात क्लियर हो गई कि रीति कौन सा संप्रदाय है? बोलो, तीसरा संप्रदाय है। अब ये रीति के प्रवर्तक कौन है? आपसे कोई पूछे कि वामन है, तो वामन से पहले क्या रीति संप्रदाय था ही नहीं क्या? ये एक प्रश्न हमारे मन में फिर आ गया कि वामन से पहले क्या रीति पर किसी ने विचार ही नहीं किया क्या? तो ये आपको ध्यान रखना है। हाँ बिटू, पता है मुझे, हाँ, कि कल ही जुड़ी है तभी आप प्रश्न कर रही हो। मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं जिसमें ये बता रखा है कि कैसे पढ़ना है, क्यों, और आप जब जाकर के देखोगे आपको सारा समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ में नहीं आए, टेक्निकल टीम के नंबर दिए हुए, वहां पर आप बात करो। तो रीति संप्रदाय आचार्य वामन इसके प्रवर्तक हैं 8वीं शताब्दी में। तो क्या 8वीं शताब्दी से पहले तक रीति पर कोई चर्चा ही नहीं हुई क्या? क्या माजरा था आखिर?
या रीति संप्रदाय की पहली उद्भावना क्या वामन ने ही की है? देखो, उद्भावना और प्रवर्तन दोनों अलग अलग विषय है। सिद्धांत शुरू हो गए हैं, गंभीरता से सुनना। एक तो है प्रवर्तन, एक है उद्भावना। तो रीति की उद्भावना का मतलब है पहली बार रीति शब्द का कहां प्रयोग हुआ? तो पहली बार कहते हैं कि पहली बार रीति का प्रयोग कहां हुआ है कि वेदों में हुआ है। कहां पर हुआ है? वेदों में इसका प्रयोग हुआ पहले। और वहां पर रीति को एक धारा कहा गया, एक गतिमता का नाम या साधना पद्धति का नाम जो है वो रीति शब्द था। लेकिन वो काव्य शास्त्र वाली रीति वेद में नहीं प्रयुक्त हुई। प्रिय साथियों, हमारा काव्य शास्त्र की विधिवत शुरुआत, बहुत ध्यान से सुनना, काव्य शास्त्र की विधिवत शुरुआत कहां से होती है बताओ? भरत मुनि से होती है, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी। आज हम 22वीं शताब्दी में हैं और ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी अर्थात 2400 वर्ष पहले हमारा काव्य शास्त्र पर चर्चा विचार विमर्श शुरू हो गया। और काव्य शास्त्र की शुरुआत कहां से मानी जाती है? भरत मुनि से मानी जाती है। कौन सी पुस्तक है? अभी मैंने लिखा ही है, नाट्य शास्त्र पुस्तक से माना जाता है। भरत मुनि ने रस सिद्धांत दिया था। ये 6 सिद्धांत लड़ रहे थे आपस में। क्या लड़ रहे थे कि भाई काव्य की आत्मा क्या होगी? भरत साहब ने कहा कि रस ही काव्य की आत्मा है। भामा ने कहा अलंकार ही काव्य की आत्मा है। वामन कहते हैं कि रीति ही काव्य की आत्मा है। आनंद वर्धन आचार्य कहते हैं कि ध्वनि ही काव्य की आत्मा है। कुंतक कहते हैं कि वक्रोक्ति काव्य की आत्मा है। तो क्षेमेंद्र कुछ अलग राग अलापते हैं और वो कहते हैं कि औचित्य ही काव्य की आत्मा है। ये 6 संप्रदाय अलग अलग अपना युद्ध कर रहे थे। युद्ध का मतलब तलवार से नहीं लड़ा जा रहा था, लेखनी से युद्ध चल रहा था, तर्क वितर्क हो रहे थे। ऐसे समय में रीति शब्द का उल्लेख सबसे पहले हमें मिलता है काव्य शास्त्र से पूर्व की बात करूं तो अग्नि पुराणकार, और ये कौन है बोलो? वेदव्यास है। कौन है बोलो? वेदव्यास है। और साथियों, अग्नि पुराणकार वेदव्यास ईसा पूर्व 28वीं शताब्दी, यानी आज से 28 और 22 को जब आप जोड़ते हो तो करीबन 5000 वर्ष पहले उन्होंने 4 प्रकार की काव्य रीतियां बताई। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि अग्नि पुराणकार वेदव्यास के मत में कितनी काव्य रीतियां हैं? तो आपका उत्तर होना चाहिए साहब 4 है। वो कौन कौन सी है? कि पहली है वैदर्भी, वही रीतियां हैं जो हम मान रहे हैं। दूसरी है गौड़ी, तीसरी है पांचाली, और जो है चौथी रीति जो उन्होंने मानी वो मानी थी लाठी नहीं है, लाठी है। अब ये वैदर्भी, घोड़ी, पांचाली और लाठी इन्होंने मानी। और कब मानी? 2800 ईस्वी पूर्व मानी। उसके बाद में विधिवत आचार्य हमारे सामने आते हैं भरत मुनि, और भरत मुनि ने भी काव्य रीतियों के बारे में बात करी है। भरत मुनि ने काव्य रीति के लिए, रीति जो शब्द था, उन्होंने रीति के स्थान पर किसका उपयोग किया है? प्रवृत्ति का उपयोग किया है। DSSB में यह प्रश्न आया हुआ है कि भरत मुनि ने रीति के लिए क्या शब्द प्रयुक्त किया है? तो उन्होंने प्रवृत्ति शब्द का उपयोग किया है। बात समझ में आई? भरत मुनि ने रीति शब्द का, प्रवृत्ति शब्द का उल्लेख किया और उन्होंने कहा कि काव्य रचना की जो अलग अलग प्रवृत्तियां हैं, 4 भागों के आधार पर इन्होंने काव्य रीतियां कितनी बता दी? इन्होंने भी कितनी बता दी? 4 काव्य रीतियां बताई। कैसे, कौन कौन सी है? उन्होंने भौगोलिक आधार पर रीतियों का विभाजन किया है। हेलो, आचार्य भरत मुनि ने भौगोलिक आधार पर काव्य रीतियों का विभाजन किया। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। प्रिय साथियों, भरत मुनि ने रीति के लिए प्रवृत्ति शब्द का उपयोग किया, जबकि आचार्य मम्मट ने रीति के लिए वृत्ति शब्द का उपयोग किया है। भरत ने प्रवृत्ति शब्द कहा और मम्मट ने क्या शब्द कहा? वृत्ति शब्द कहा। बाण भट्ट ने इसके लिए शैली शब्द का प्रयोग किया। आचार्य भामे ने इसके लिए काव्य भेद या काव्य मार्ग का शब्द का उपयोग किया। आनंद वर्धन ने रीति शब्द के लिए संगठना पद का उपयोग किया। तो विश्वनाथ ने पद संगठना शब्द का उपयोग किया। शब्द के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया। और इन्होंने, भरत मुनि ने प्रवृत्ति कहा और भौगोलिक आधार पर रीति के 4 भेद बताए। वो कौन कौन से हैं? पश्चिमी भाग में जो काव्य रचना हो रही थी, पश्चिमी भाग के आधार पर जो पश्चिमी भाग में जो काव्य रचना हो रही थी, उसके लिए भरत मुनि ने बड़ा सुंदर शब्द दिया, और वो क्या है बोलो? आवंती या आवंतिका।
अवंतिका एक साम्राज्य था और उसके आसपास की जो काव्य रचना की एक स्टाइल जो थी उसके लिए इन्होंने एक नया प्रविधान हमारे सम्मुख रखा भरत ने, और वो क्या लिख रखा था, बोलो अवंती। अब आपसे प्रश्न क्या आएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है पश्चिमी भाग के आधार पर आचार्य भरत मुनि ने रीति का क्या नाम दिया था, अवंती। फिर उन्होंने दक्षिण भाग की जो काव्य रचना हो रही थी, दक्षिण भाग के आधार पर जो काव्य रचना जो कवि कर रहे थे उसके आधार पर, अर्थात जो दक्षिण भाग के जो कवि जो काव्य रचना कर रहे थे उन भरत मुनि से पूछा गया कि उनकी काव्य रीति को हम क्या कहेंगे। तब उन्होंने बड़ा सुंदर नाम दिया, और वो नाम क्या है, बोलो दाक्षिणात्य नाम दिया, दाक्षिणात्य नाम दिया। तीसरा जो है मध्य भाग, जो भारत का मध्य भाग है, वस्तुतः पांचाल जिसको हम बोलते हैं, उसके आधार पर उन्होंने एक रीति का नाम दिया और वो नाम दिया पांचाली। और चौथा नाम जो है उड़ीसा और मगध के आधार पर, जिसको हम पूर्व भाग कह सकते हैं, वस्तुतः पूर्व भाग कह सकते हैं, उसके आधार पर उन्होंने इसका नाम दिया औड्र मागधी। क्या नाम दिया, औड्र मागधी। बात समझ में आई ना आपको। तो भरत मुनि ने ये चार भागों के आधार पर, और भरत मुनि ने किसके आधार पर दिया है, भौगोलिक जो है भौगोलिकता के आधार पर यह नामकरण है। और रीति शब्द के लिए उन्होंने प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किया, और ये चार प्रकार की काव्य रीतियां उन्होंने बताई। कौन कौन सी थी, अवंतिका, दाक्षिणात्य, पांचाली, औड्र मागधी। बात समझ में आई। अब यहां पर भरत से आगे जब हम बात करते हैं तो प्रिय साथियों, भरत के बाद में कौन है कि 6ठी शताब्दी के आचार्य आए भामा, और भामा ने इसके लिए जो है काव्य मार्ग शब्द का प्रयोग किया। काव्य मार्ग शब्द का प्रयोग भामा करते हैं, या काव्य भेद या काव्य मार्ग रीति के लिए वो काव्य भेद या काव्य मार्ग शब्द का प्रयोग करते हैं। और भामा अलंकारवादी आचार्य थे, और इन्होंने ये कहा कि काव्य के दो मार्ग हैं। पहला इन्होंने कहा कि वैदर्भ मार्ग है, क्या वो मार्ग नाम दिया, वैदर्भ। और दूसरा उन्होंने कहा कि गौड़ीय मार्ग है। कौन सा मार्ग है, गौड़ीय, वैदर्भ मार्ग, और फिर कौन सा बताओ, गौड़ीय मार्ग इन्होंने नाम दिया। उसके बाद में फिर से एक अलंकारवादी आचार्य आए, ये तो तीसरे नंबर पर आ गए थे, अलंकारवादी आचार्य, जिनको हम बोलते हैं आचार्य दंडी। प्रिय साथियों, दंडी जो है उन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम है काव्य आदर्श। और दंडी ने भी जो भामाकृत जो दो मार्ग थे उन्हीं को, अर्थात दो काव्य रीतियां ही इन्होंने स्वीकार की, और वो कौन सी करी, जो भामा ने कहा था। लेकिन पहली बार दंडी एक ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने ये स्पष्टता उद्घोषणा करी कि रीति जो है गुणों पर आश्रित है, गुणों पर आश्रित है। ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है, गुणों पर आश्रित, लेकिन पूर्णतः गुणों पर आश्रित नहीं माना गया। दंडी ने यह तो कहा कि रीति गुणों पर आश्रित है। रीति को गुणों पर पूर्णतः आश्रित मानने वाले आचार्य जो हैं वह हैं आचार्य वामन। यह प्रश्न आया था पिछली बार सेकंड ग्रेड में कि रीति को गुणों पर आधारित मानने वाले आचार्य कौन से हैं, वामन। अब देखो यहां से प्रश्न आपने इतना पढ़ा, लेकिन छोटी सी लाइन आपको पूछ ली, तो यह हमें ध्यान रखना होगा। कोई भी क्षेत्र छोटा या बड़ा नहीं होता, आपको पूरी प्रतिबद्धता के साथ में लगना होगा। तो रीति को गुणों पर आश्रित माना, और यही कारण है कि दंडी को कुछ लोगों ने जो है वो रीतिवादी आचार्य भी कहना शुरू कर दिया। जब हम इसके बाद में दंडी के बाद में बात करते हैं, तब आते हैं बाणभट्ट। और बाणभट्ट ने भी जो है प्रवृत्ति के आधार पर, अर्थात भौगोलिक प्रवृत्ति के आधार पर, भौगोलिक प्रवृत्ति के आधार पर, प्रवृत्ति के आधार पर इन्होंने भी जो है बाणभट्ट ने रीति के लिए शैली शब्द का प्रयोग किया। और कितनी रीतियां मान ली इन्होंने, कितनी शैलियां मान ली, 4 शैलियां मान ली। काव्य की 4 शैलियां थी। बाणभट्ट ये कहते हैं। बाणभट्ट कौन थे, संस्कृत के गद्य लेखक है जिन्होंने जो है कादंबरी लिखी है। ये आपको ध्यान रखना है। कंडेला की धरा से प्रणाम, बिल्कुल मैं आपका स्वागत करता हूं। अभी तो बस मुझे पढ़ाने दो। तो बाणभट्ट ने प्रवृत्ति के आधार पर रीति को शैली नाम दिया, और कितने शैलियां मान ली, तो 4 शैलियां उन्होंने दी। और बाणभट्ट के बाद में सीधे साथियों हम कहां अवतरित हो जाते हैं, और ये आते हैं वामन। आचार्य वामन जो है वो रीति के प्रवर्तक आचार्य है, रीति के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने रीति की प्रांजल व्याख्या की,
और आचार्य वामन कहते हैं रीतिरात्मा काव्यस्य, रीतिरात्मा काव्यस्य, कि रीति जो है वो काव्य की आत्मा है। रीतिरात्मा काव्यस्य, रीति ही काव्य की आत्मा है। और विशिष्टा पद रचना रीति, विशिष्ट पदों से युक्त रचना ही रीति है। और विशेषो गुणात्मा, और रीति पूरी की पूरी विशिष्टता कब आती है, काव्य में विशिष्टता कब आती है, गुणों से। और पूरी की पूरी रीतियां जो है वो किस पर आधारित है, गुणों पर आधारित है। आप लोगों को वो प्रसंग ध्यान होगा, जब मैंने आपको काव्य गुण पढ़ाया था उस दिन मैंने आपको कहा था कि वामन ने 20 काव्य गुण माने थे, और 20 काव्य गुणों में 10 शब्द गुण थे और 10 अर्थ गुण थे। लेकिन वामन ने रीति के संदर्भ में अर्थ गुणों की महत्ता को जो है हमारे सामने किया, और उन्होंने अलंकार को, ध्वनि को, वक्रोक्ति को, औचित्य को, सभी सिद्धांतों का जो पितामह सिद्धांत है वो क्या स्वीकार किया, रीति को, सिद्धांत को स्वीकार किया। और इसलिए वो कहते हैं कि रीतिरात्मा काव्यस्य। ये आपको ध्यान रखना है। जल्दी बता दिया करो, मेरी 30 मिनट की क्लास छूट गई जी। बेटा ये मंजू क्लास रहेगी, है ना, आगे भी रहेगी। अब थोड़ा सा ये समस्या देखो, मैं आप ही का वो हूं, बड़ा भाई हूं, यूं मान लो कि मेरी थोड़ी व्यस्तताएं होती है, तो आप जब भी मैं आता हूं पढ़ लिया करो, है ना। चलो, अब ये रीति का प्रवर्तक इन्होंने कहा, और वामन ही सबसे पहले रीति के प्रतिष्ठापक आचार्य हुए। लेकिन एक बात आपको बताना चाहूंगा कि रीति के प्रवर्तक आचार्य भले वामन हो, लेकिन वामन से पहले अग्नि पुराणकार ने, वामन से पहले भरत मुनि ने, वामन से पहले भामा ने, दंडी ने, बाण भट्ट ने रीति के बारे में कुछ न कुछ जरूर कहा है। क्योंकि वामन का समय कब आता है, 8वीं शताब्दी, बाण भट्ट का समय कब आता है, 7वीं शताब्दी, दंडी कब आते हैं, 7वीं शताब्दी, भामा कब आते हैं, 6ठी शताब्दी, और यहां पर ये भरत मुनि कब आते हैं कि ईसा पूर्व 2री शताब्दी। कब आते हैं बोलो, ईसा पूर्व 2री शताब्दी। इसका मतलब हुआ कि वामन से पहले भी रीति के बारे में बातें जरूर चलने लग गई थी, लेकिन रीति को एक सिद्धांत के तौर पर स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वह किसको जाता है बोलो, वामन को जाता है। वामन ने क्या कहा था, रीतिरात्मा काव्यस्य, कि रीति ही काव्य की आत्मा है, और बाकी सारे के सारे संप्रदाय जो हैं वो रीति के सामने फीके हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि सार्वभौम दृष्टि से भारतीय काव्य शास्त्र में यह सिद्ध हो चुका है कि जितने भी संप्रदाय हैं उन संप्रदायों में रस सिद्धांत ही काव्य की आत्मा है, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। काव्य का लक्षण ही ये हो गया, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, पिछले फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। लेकिन आचार्य वामन की हिम्मत देखिए, उन्होंने पूरे के पूरे रस सिद्धांत को एक अपने कांति नामक गुण में समाहित कर दिया, और उन्होंने कहा छोड़िए रस कुछ नहीं होता, मैं जो कांति गुण कह रहा हूं, कांति नामक गुण जो कह रहा हूं, वही पूरा का पूरा रस सिद्धांत है। भरत मुनि की पूरी साधना को 1-2 वर्ण के शब्दों में सिमेट करके रख दिया। रीति के पीछे इतना भूत सवार था। दुर्भाग्य से यह अलग बात है कि रीति सिद्धांत स्थापित नहीं हो पाया, और वामन के बाद में किसी भी आचार्य ने रीति सिद्धांत को लेकर के भली भांति ढंग से विचार ही नहीं किया। और धीरे धीरे आधुनिक काल में आते आते रीति शब्द समाप्त हो गया, केवल पाठ्यक्रम में आप लोग पढ़ते हो, और इसके लिए एक शब्द का उपयोग होने लगा, और वो क्या है बोलो, शैली शब्द, जिसको हम आजकल स्टाइल कहते हैं। लेकिन ये अग्नि पुराण, भरत, भामा, दंडी, वामन, दंडी, बाण भट्ट और वामन, यहां तक की यात्रा आगे पूरी तरह से विलुप्त हो गई, ऐसा नहीं था। प्रिय साथियों, वामन के बाद मुझे ध्यान आ रहा है कि वामन के बाद एक आचार्य हुए रुद्रट, और रुद्रट जो है, आचार्य रुद्रट जो है ये 9वीं शताब्दी के आसपास ही थे, और रुद्रट ने जो है काव्य रीतियों के बारे में थोड़ा विस्तार से वर्णन किया, एक नया चिंतन पैदा किया, और वो समास शब्द को लेकर के आए। असमासा अर्थात समास से रहित जो है, मध्यम समासा, गाढ़ समासा, इस प्रकार से। और इन्होंने भी काव्य रीतियों की संख्या कितनी बता दी, 4। वो 4 कौन सी काव्य रीतियां हैं रुद्रट के मत में,
वो वही है जो अग्नि पुराणकार मानते हैं। कौन कौन सी? अग्नि पुराणकार ने कहा था वैदर्भी हैं, और कौन सी है बोलो? घोड़ी है, और कौन सी है बोलो? पांचाली है, और कौन सी है? लाटी है। और यही बात कौन कह रहे हैं? करीबन करीबन 4000 वर्ष बाद में ये कौन कह रहा था? हमारा आचार्य रुद्रट यही बात कह रहा था कि काव्य की रीतियां कितनी होगी? कि 4 होगी। और रुद्रट के बाद में ये सिलसिला यहां नहीं थमा, और वो आचार्य आए आनंदवर्धन, जो वास्तव में तो ध्वनि सिद्धांत के आचार्य थे। ध्वन्यालोक नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी। लेकिन आनंदवर्धन ने काव्य रीतियों की संख्या कितनी बताई? कि 3 बताई। और ये जो 3 जो काव्य रीतियां जो बताई, वो भी समास के आधार पर बताई है, गुणों के आधार पर नहीं बताई है। जब वामन ये कह रहे थे कि मेरी जो रीति है वो पूरी की पूरी गुण पर आश्रित है, और आनंदवर्धन साहब ये कह रहे थे कि भैया समास पर आधारित है। फिर आनंदवर्धन के बाद में जो है कौन आते हैं? कि आचार्य मम्मट आते हैं। मम्मट कौन है? 11वीं शताब्दी का बहुत बड़ा भारतीय काव्यशास्त्र का एक मेधावी आचार्य है। मम्मट के बिना माधुरी जी आप अभी आए हैं, मैं आरंभ में बता चुका हूं, है ना? मम्मट के बिना भारतीय काव्यशास्त्र सदैव अधूरा रहता। और आचार्य मम्मट ने पुस्तक लिखी काव्य प्रकाश, और काव्य प्रकाश पुस्तक लिख करके काव्य प्रकाश पुस्तक लिखी। और आचार्य मम्मट ने रीति शब्द के लिए क्या शब्द का उपयोग किया? वृत्ति शब्द का उपयोग किया। ये 2 नंबर दिला सकता है, ध्यान रखना, आज बोल रहा हूं। आचार्य मम्मट ने रीति शब्द नहीं कहा, उन्होंने वृत्ति शब्द कहा। उन्होंने उपनागरिका, परुषा और कोमला 3 प्रकार की वृत्तियां बता दी। और 3 प्रकार की वृत्तियों के आधार पर ही जो है 3 प्रकार की वृत्तियों के आधार पर ही 3 प्रकार की काव्य रीतियां हो गई। किसके मत में? मम्मट के मत में। एक आचार्य जो हैं और नाम लेना चाहूंगा, और वो हैं कुंतक। आचार्य कुंतक जो है, इन्होंने कुंतक ने जो है रीति शब्द के लिए मार्ग शब्द का उपयोग इन्होंने किया। और सुकुमार, विचित्र, एक सुकुमार मार्ग, एक विचित्र मार्ग और एक मध्यम मार्ग, ये 3 मार्ग बताए। सुकुमार मार्ग पर चलने वाला वैदर्भी रीति की रचना करता है, मध्यम मार्ग पर चलने वाला पांचाली रीति का, और विचित्र मार्ग पर चलने वाला गोड़ी रीति की रचना कर रहा है। तो कुंतक ने भी 3 ही काव्य रीतियां बताई। उसके बाद में विश्वनाथ आ जाते हैं। विश्वनाथ ने भी 3 ही काव्य रीतियां बताई। और आगे मैं आपको बताऊंगा कि रीतिकालीन आचार्यों में आचार्य भिखारी दास, पद्माकर और देव, इन्होंने भी, और चिंतामणि, इन्होंने भी रीति शब्द को लेकर के अपने अपने मत प्रकट किए हैं। तो साथियों, ये थी एक रीति की भूमिका। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छी तरह से ये बात समझ में आ गई होगी। हमने शुरुआत देखो कहां से करी थी। मैं एक बार वापस आपको लिए चलता हूं। मैंने शुरुआत करी थी यहां से कि रीति शब्द का सैद्धांतिक से यहां से एक प्रश्न आ सकता है, या फिर प्रश्न यहां से आ सकता है। फटाफट मैं रिवीजन कर रहा हूं। रीति का अर्थ है ढंग, पद्धति, शैली, मार्ग, वृत्ति, प्रवृत्ति, सिद्धांत। रीति की परिभाषा है रीयते, गम्यते, अनेनिति। रीति काव्य रचना है तो जिस मार्ग का कवि अनुसरण करता है वह रीति है। रीति बना कैसे? रीति शब्द कैसे बना? रींग धातु के साथ कितिन अथवा कितिच प्रत्यय जुड़ने से। कितने संप्रदाय हैं? 6 संप्रदाय हैं। रीति संप्रदाय कौन सा संप्रदाय किस नंबर पर आता है? तो काव्य शास्त्र में जो 6 संप्रदाय है उसमें तीसरे संप्रदाय पर रीति संप्रदाय हमारा आता है। फिर आचार्य भरत मुनि, ये मैंने 6 संप्रदाय आपके सामने बताए थे। और फिर मैंने यहां से शुरू किया था। सबसे पहले रीति का उपयोग कहां हुआ? वेदों में। फिर कहां हुआ? अग्नि पुराण में। कहां हुआ बोलो? अग्नि पुराणकार वेद व्यास ने कितनी काव्य रीतियां बताई? 4। कौन कौन सी थी? वैदर्भी, घोड़ी, पांचाली। भरत मुनि ने रीति शब्द के लिए क्या शब्द लिया? प्रवृत्ति। कितनी रीतियां बताई? 4। कौन कौन सी थी? पश्चिमी भाग के आधार पर आवंती, दक्षिण भाग के आधार पर दाक्षिणात्य, मध्य भाग के आधार पर पांचाली, उड़ीसा, मगध, पूर्व भाग में जो काव्य रचना हो रही थी उसको उन्होंने औड्र मागधी कहा। यह आपको ध्यान रखना है। और फिर उसके बाद में भामा आए। भामा ने काव्य मार्ग और काव्य भेद शब्द का उपयोग किया। 2 मार्ग इन्होंने बताए, वैदर्भ और गौड़ीय। यही बात दंडी ने स्वीकार की। बाणभट्ट आए, प्रवृत्ति के आधार पर रीति को शैली नाम दिया। 4 शैलियां उन्होंने बताई। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक है जिन्होंने कहा कि रीति ही काव्य की आत्मा है। रुद्रट आए जिन्होंने 4 काव्य रीतियां बताई, वैदर्भी, घोड़ी, पांचाली और लाठी।
आनंदवर्धन ने रीति को समास आधारित माना और 3 काव्य रीतियों की बात उन्होंने करी। मम्मट 11वीं शताब्दी में आते हैं, काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना करते हैं, रीति के लिए वृत्ति शब्द का उपयोग करते हैं और 3 काव्य रीतियां उन्होंने बताई। कुंतक जो है उन्होंने 3 काव्य रीतियां बताई। और एक बात और आपको जाननी चाहिए कि विस्तारवादी आचार्य कहलाते हैं हमारे कौन? विस्तारवादी कौन है बताओ? काव्य शास्त्र में विस्तारवादी आचार्य कौन है? यदि ये मैंने आपसे पूछ लिया कि काव्य शास्त्र में विस्तारवादी आचार्य कौन है, बताओ कौन है, बताइएगा। मैं आपका जो है जब तक वो पढ़ लेता हूं कमेंट। सीरीज का कोर्स नहीं लिया, सेकंड ग्रेड में हर टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व कराओगे ना, या टेस्ट सीरीज लो, हम निरंतर अभ्यास कर रहे हैं। देखो टेस्ट सीरीज एक अलग पूरा का एक अलग प्रकल्प है, लेकिन यहां पर भी मैं आपको प्रश्नों का अभ्यास कराने वाला हूं, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। हाँ, विश्वनाथ, सुमन चारण कह रही है बेटा, सुमन विश्वनाथ नहीं है, विश्वनाथ विस्तारवादी नहीं है। थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालो, थोड़ा दिमाग पर जोर डालो कि जिन्होंने काव्य गुणों की संख्या में बहुत बड़ा विस्तार किया था, फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आया था, वो कौन आचार्य? काव्य शास्त्र में विस्तारवादी आचार्य के नाम से कौन जो है जाना जाता है? और वो है साहब आचार्य भोज। कौन है बोलो? आचार्य भोज। याद करो, जिन्होंने काव्य गुणों की संख्या में विस्तार कर दिया था, काव्य दोषों में भी विस्तार किया और काव्य रीतियों में भी विस्तार करते हुए सबसे ज्यादा इन्होंने काव्य की रीतियां कितनी मान ली? 6 काव्य रीतियां इन्होंने मान ली। तो ये था, दंडी नहीं है बेटा सुनीता। विस्तारवादी का मतलब क्या है? जो चीजें चल रही हैं उसको और ज्यादा आगे लेकर के जो गए, अर्थात अनाप शनाप भेद, हमारी भाषा में यदि हम कहें तो जिन्होंने अनाप शनाप भेद कर दिया वो विस्तार आचार्य हुए। बात समझ में आई? तो ये थी आपकी, हाँ 20 गुण बताए थे, बिल्कुल चलिए 20 से भी अधिक थे, 20 नहीं थे। तो अब देखो, ये हमारी अभी तक की पूरी भूमिका हुई। अब मैंने जो बताया है वही आपको पीपीटी के माध्यम से थोड़ा मैं आपको फास्ट पढ़ा देता हूं। देखो क्या है, रीति शब्द की परिभाषा क्या है? रीयते गम्यते अनेन इति रीति। अब कोई प्रश्न मुझसे नहीं करेगा, बिल्कुल शांत चित्त होकर के और समाधिस्थ होकर के इस विषय को हृदयंगम कीजिएगा, 1 नंबर पक्का कीजिएगा और अपने आप को धन्यवाद दीजिएगा कि आज के दिन मैंने जो है 1 नंबर अर्थात 1 प्रश्न अर्थात 2 नंबर पक्के कर दिए। आपको ध्यान होना चाहिए, 2 नंबर आपको इस लाइन से उस लाइन पर ले जाकर के खड़ा कर देते हैं। रीति की परिभाषा क्या है? रीयते गम्यते अनेन इति रीति, अर्थात जिस मार्ग से गमन किया जाए, काव्य रचना हेतु जिस मार्ग का अनुसरण किया जाता है वही रीति है। संस्कृत आचार्यों द्वारा रीति शब्द की व्युत्पत्ति क्या बताई गई है कि रीति शब्द जो है वो गति अर्थक, रीति शब्द जो है संस्कृत आचार्य जो है वो क्या बताते हैं, थोड़ा मैं नीचे कर लेता हूं, आपको दिख तो रहा होगा वैसे। रीति शब्द की जो है क्या बताते हैं, देखो संस्कृत आचार्य द्वारा रीति शब्द की व्युत्पत्ति, रीति शब्द गति अर्थक और श्रवणार्थक। कौन सी धातु है मैं बता चुका हूं, रिंग धातु है। कौन सा प्रत्यय? कितिन अथवा कितिज प्रत्यय है। ये रिंग धातु जो है ना, इसके 2 अर्थ है। कौन कौन से अर्थ है? पहला है जिसको हम बोलते हैं गति अर्थक, इसलिए गत्यार्थक शब्द बन जाएगा, यण संधि हो गई ना। और दूसरा कौन सा है बोलो? श्रवणार्थक, सुनने के अर्थ में या जो है गति के अर्थ में। रिंग धातु का प्रयोग 2 जगह होता है, गति के अर्थ में और श्रवण अर्थ में। और इस धातु के साथ कितिन अथवा कितिज प्रत्यय जो है वो जब जोड़ता है उसके योग से व्युत्पन्न का पहला अर्थ हो गया गति करना और दूसरा अर्थ हो गया सुनाई देना। अतः इन धातु से साधित का अर्थ है बना हुआ। रीति शब्द के क्रमशः 2 अर्थ हो गए, वह जो गतिशील हो, एक मार्ग जिस पर कवि चलता हुआ काव्य रचना करता है, और वह जो सुनाई देता है वो क्या है बोलो? काव्य रीति है। बात समझ में आई? अब हम आगे चलते हैं। देखो व्याकरण की दृष्टि से रीति के मुख्य 2 लक्षण हो गए। अब ये प्रश्न आपसे पूछे कि व्याकरण की दृष्टि से 2 लक्षण कौन कौन से हैं, तो गतिशीलता और श्रव्यता, क्योंकि रिंग धातु जो है वो 2 अर्थों में प्रयुक्त होती है, गति अर्थ में और श्रवण अर्थ में। इसलिए व्याकरण की दृष्टि से रीति के मुख्य 2 लक्षण हो गए, गतिशीलता और श्रव्यता। सामान्य भाषा में इसे क्या बोलते हैं? पद्धति, प्रणाली, शैली, प्रस्थान, ढंग, तरीका और रचना प्रविधि भी इसे कहा जा सकता है। हिंदी शब्द सागर और हिंदी साहित्य कोश में रीति शब्द का अर्थ क्या बताया गया है, आप लोग देखना। ढंग, प्रकार, काव्य रचना का ढंग, काव्य रचना का प्रकार, काव्य रचना की परिपाटी, काव्य रचना के नियम, काव्य रचना की प्रणाली, काव्य रचना की पद्धति, काव्य रचना का मार्ग, काव्य रचना का पद, काव्य रचना की शैली, ये सब रीति शब्द के अर्थ है। अब सुनो,
अब ये जो रीति शब्द है, यहां पर देखो, रीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहां मिलता है? ऋग्वेद में। कितने स्थानों पर मिलता है? 3 स्थानों पर। तीनों स्थानों पर भिन्न भिन्न अर्थ है, और भिन्न भिन्न अर्थों में वह है क्या है? स्तुति। रीति शब्द के 3 अर्थ है ऋग्वेद में। रीति शब्द जो है इसके कितने अर्थ है ऋग्वेद में? बताओ। 3 अर्थ है। पहला क्या है? स्तुति, अर्थात जो देवताओं की जो स्तुति होती थी उसके लिए भी रीति शब्द का उपयोग होता था। हिना पटेल, इसके बारे में मैं बात कर चुका हूं, आप आरंभ में देख लेना इस व्याख्यान के। जल्दी ही आपको ये किसी जो है सुरक्षा के कारण जो है इसको हटाया गया है, ऑप्शन को अभी आपको जल्दी ही दूंगा। ये आपकी सामग्री आप तक जानी चाहिए। हमारे जो है क्योंकि देखो इस संसार में बहुत तरह के लोग होते हैं, उन दुष्टों के कारण ऐसा कुछ किया गया है, लेकिन बहुत जल्दी आपका इसका समाधान हो जाएगा, ये ध्यान रखो। अब सुनो, रीति शब्द का पहला प्रयोग कहां हुआ? ऋग्वेद में। यह भी आपको ध्यान होना चाहिए। और वहां पर रीति किस अर्थ में आई? स्तुति अर्थ में। या फिर किस में अर्थ आई? किस अर्थ में आई? धारा अर्थ में, या फिर गमेता, जाने वाले के अर्थ में। रीति शब्द 3 अर्थों का प्रयोग वहां पर हुआ है। मही व रीति, रीति शब्द को श्वसासरात पृथक, ये ऋग्वेद का जो 1:28-14वां जो मंत्र है उसमें ये बात स्पष्ट रीति शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये मैंने आपको प्रूफ दे दिया, ये आपको ध्यान रखना है। अब सुनिए, निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि साहित्य में किसी विषय का वर्णन करने में वर्णों अथवा शब्दों की ऐसी योजना जिससे ओज, प्रसाद एवं माधुर्य गुण का बोध हो, उसे ही हम क्या बोलते हैं? बोलो, रीति बोलते हैं। साथियों यहां पर और देखो काव्यशास्त्र में रीति से तात्पर्य क्या है? काव्यशास्त्र में रीति से तात्पर्य है काव्य रचना की प्रविधि, काव्य शैली, काव्य का प्रस्थान, काव्य रचना की रीति, काव्य शैली इत्यादि इसका अर्थ है। आधुनिक संदर्भ, आजकल मैंने आपको बता दिया है कि आजकल रीति को क्या नाम देते हैं? अपन शैली नाम देते हैं। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। विशेष अलग अलग आचार्यों द्वारा काव्य रीति को अलग अलग नामों से संबोधित किया गया है। वो कौन कौन से नाम है? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहां से आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है। आज मैं कह रहा हूं, परीक्षा आए तब आप लोग इस पर जरूर ध्यान रखना। साथियों, आचार्य का नाम और नामकरण, अर्थात ये रीति शब्द जिसको हम रीति शब्द कहते हैं, भारतीय काव्य शास्त्रियों ने उसके लिए कौन कौन से नाम दिए हैं उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आचार्य भरत मुनि ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी नाट्य शास्त्र में रस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, और इन्होंने कहा कि रीति के लिए क्या शब्द दिया? प्रवृत्ति। और कितनी प्रवृत्तियां मानी? 4 प्रवृत्तियां। मैं आपको बता चुका हूं ना ये बात, 4 प्रवृत्तियां मानी है। अवंतिका है, दाक्षिणात्य है, पांचाली है और औड्रमागधी है। फिर बाण भट्ट ने रीति के लिए किसका प्रयोग किया? शैली का, और इन्होंने भी 4 काव्य रीतियां मानी है। आचार्य भामा अलंकारवादी आचार्य हैं, और रीति के लिए इन्होंने काव्य भेद या काव्य मार्ग शब्द का नाम दिया। आचार्य दंडी अलंकारवादी आचार्य हैं, ये भी इन्होंने रीति शब्द ने देकर के रीति के लिए मार्ग शब्द का उपयोग किया। आचार्य वामन जो इस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, ऑब्वियसली ये रीति शब्द ही कहेंगे। आनंदवर्धन इसके लिए क्या बोलते हैं? संगठना, ये आपको ध्यान रखना है। और विश्वनाथ क्या बोलते हैं? पद संगठना। आनंदवर्धन संगठना बोलते हैं और विश्वनाथ पद संगठना इसके लिए बोलते हैं। एक आपके बीच में इसके बारे में हमने बात नहीं करी थी। राजशेखर काव्य मीमांसा नामक इन्होंने पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक बोलो? काव्य मीमांसा नामक पुस्तक राजशेखर ने लिखी थी। और इन्होंने रीति के लिए किस शब्द का उपयोग किया है? वचन विन्यास क्रम, अर्थात वचनों को रखने का जो विन्यास का अर्थ है, रखने का जो क्रम है वह। कुंतक जो है उन्होंने क्या नाम दिया? कवि प्रस्थान हेतु नाम दिया। मम्मट ने इसके लिए क्या शब्द का उपयोग किया? वृत्ति शब्द का उपयोग किया। ये बता चुका हूं, वृत्ति का मम्मट ने किया है, भरत ने प्रवृत्ति का किया है, और विश्वनाथ ने पद संगठना और आनंदवर्धन ने केवल संगठना, और चिंतामणि ने इसके लिए क्या शब्द प्रयुक्त किया है? काव्य पुरुष। तो अभी तक हमने रीति के परिचय के बारे में, इसके नामकरण के बारे में बात करी। अब जो रीति के भेद को लेकर के जो बातें हुई है वो हम करेंगे। आचार्य वामन का महत्व भारतीय काव्य शास्त्र के क्षेत्र में अनेक दृष्टियों से स्वीकार किया जाता है। यह बात सही है कि आचार्य वामन ने काव्य गुणों के बारे में बहुत कुछ कहा। प्रिय साथियों, आचार्य वामन बहुत महत्वपूर्ण आचार्य है। रीति सिद्धांत उनका आगे पुष्पित और पल्वित नहीं हुआ, वो एक अलग विषय हो गया। लेकिन आचार्य वामन जो है ना, वो काव्य शास्त्र की दृष्टि से यदि मैं बात करूं तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि वामन बहुत महत्वपूर्ण आचार्य है। गुणों की बात वो करते हैं, अलंकारों की बात वो करते हैं, वो काव्य दोषों की बात करते हैं, और रीति सिद्धांत के तो वो प्रवर्तक है ही है। ये आपको ध्यान रखना है। रीति संप्रदाय के वास्तविक प्रवर्तक कौन है? आचार्य वामन है। कौन सा ग्रंथ लिखा? काव्य अलंकार सूत्र ग्रंथ का प्रणय
वर्णन किया और रीति को काव्य का जीवना आधायक तत्व, यह आपसे पूछा जा सकता है कि रीति को काव्य का जीवन आधायक जोड़ करके लिख दिया, जीवना आधायक तत्व किसने माना है, अर्थात रीति ही काव्य की आत्मा है। इसी बात का रूपांतरण पर्यायवाची शब्द यहां पर लिख दिया, आत्मा माना है। सर्वप्रथम काव्य की आत्मा के रूप में रीति को स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है, वामन को। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन से पूर्व किसी अन्य आचार्य द्वारा इस विषय पर विचार तो किया गया, लेकिन गंभीरता पूर्वक विचार नहीं किया गया, क्योंकि हम अग्नि पुराण, हमने भरत की बात करी, अग्नि पुराण की बात करी, भामा, दंडी, बाण भट्ट की बात करी, ये इतने आचार्य हमारे सामने थे जिन्होंने रीति शब्द के बारे में कुछ न कुछ बोला है, लेकिन वास्तव में जो आचार्य वामन ने रीति को जो स्थापित किया और जो रीति को जो महत्व दिया, उपयोगिता जो दी काव्य में, वो किसी और अन्य आचार्य ने नहीं दी थी। अब यहां पर यह बात आपको जाननी है कि अब देखो, आचार्य वामन द्वारा रीति को सम्यक रूप से परिभाषित एवं विश्लेषित करने के बाद ही रीति का यथार्थ स्वरूप उद्घाटित हुआ और रीति को साहित्य जगत में सम्मानजनक स्थान मिला। पहला आचार्य है, यह प्रश्न यदि आपसे कोई करे तो निर्विवाद किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। आपसे पूछ ले कि रीति को सम्मानजनक स्थान दिलाने वाला भारतीय काव्यशास्त्र में कौन सा आचार्य है, तो वो आचार्य वामन है। ईसा पूर्व दूसरी शती में सर्वप्रथम आचार्य भरत द्वारा रीति का लक्षण निरूपित किया गया। यह भी ध्यान रखना, रीति का सर्वप्रथम लक्षण किसने निरूपित किया, आचार्य भरत ने। आपके मन मस्तिष्क में यह बात आ सकती है कि सर अभी तो आप कह रहे थे कि ये अग्नि पुराणकार वेद व्यास ने भी रीति को चार माना है, लेकिन साथियों वो काव्यशास्त्री नहीं थे। अग्नि पुराणकार, हम काव्य शास्त्र की दृष्टि से बात कर रहे हैं और काव्य शास्त्र में सर्वप्रथम आचार्य भरत ही पिता में माने जाते हैं और रीति का लक्षण इन्हीं के द्वारा निरूपित किया गया, जो रीतिकालीन आचार्यों तक विवेच्य विषय रहा है। कहां से चला, भरत मुनि से। और रीतिकाल जो हमारा हिंदी वाला जो साहित्य में रीतिकाल आ रहा है, उनके आचार्य भी जो है रीति को लेकर के कोई न कोई बात कर रहे थे। इस संदर्भ में विभिन्न आचार्यों के मत ये निम्नलिखित है। प्रिय साथियों, यहां से हम शुरू करते हैं। सारी बातें मैं कर चुका हूं, थोड़ा फास्ट हम चलेंगे। अग्नि पुराणकार कौन है, वेद व्यास है। दो मात्राएं नहीं आएगी, एक ही आएगी। कितनी रीतियां मानी है, चार। कौन कौन सी, वेदर्भी, घोड़ी, पांचाली और लाठी। बात हो चुकी है। भारतीय काव्य शास्त्र के आदि प्रणेता कौन है, ये प्रश्न एक और प्रश्न में प्रश्न है, आचार्य भरत मुनि है। कौन सी पुस्तक लिखी, नाट्यशास्त्र। कौन सा समय है, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी। रीति के लिए किस शब्द का उपयोग किया, प्रवृत्ति संज्ञा से रीति का विवेचन किया। वस्तुतः काव्य शास्त्रोक्त रीति शब्द का स्रोत भरतकृत नाट्यशास्त्र की प्रवृत्ति ही है। प्रवृत्ति ही धीरे धीरे आगे चल करके रीति शब्द बन गया। नाट्यशास्त्र का प्रमुख प्रतिपाद्य क्या था, नाट्य रस, अतः अभिनय के अंगभूत। अब देखो यहां से बात सुनना, नाट्यशास्त्र का प्रतिपाद्य विषय क्या था, नाट्यशास्त्र क्या है, भरत मुनि की पुस्तक है। इसका प्रतिपाद्य क्या था, नाट्य रस, अतः अभिनय के अंगभूत वेशभूषा, भाषा एवं आचार पर भरत मुनि ने विशेष विचार किया। और वो भरत मुनि क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि नाना देशों के वेश, भाषा एवं आचार की वार्ता को व्यक्त करने वाले तत्वों को भरत मुनि ने रीति नाम न देकर के क्या नाम दिया, प्रवृत्ति नाम दिया। नाट्य रस में प्रवृत्ति का ही घनिष्ठ संबंध है। प्रवृत्ति को स्पष्ट करते हुए भरत मुनि कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रवृत्ति इति कस्मात्, कि प्रवृत्ति क्या चीज होती है। ये बहुत ज्यादा आपको ये कुछ चीजें जहां पर बता रहा हूं वो ध्यान रखना है। रीति शब्द के लिए प्रवृत्ति शब्द का उपयोग किया है। कितनी रीतियां मानी, चार, वो आगे हम बात करेंगे। लेकिन वो वहां पर नाट्य शास्त्र में इसका जो है पूरी तरह से जो है पोस्टमार्टम करते हैं। वो खुद ही कहते हैं प्रवृत्ति इति कस्मात्, कि प्रवृत्ति कैसे, वो कहते हैं उच्यते। उच्यते का अर्थ है कहा जाता है। उच्यते अर्थात कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि पृथिव्याम नाना देश वेश, इस पृथ्वी पर नाना अनेक प्रकार के देश हैं, अनेक प्रकार के वेश हैं, अनेक प्रकार की भाषाएं हैं, अनेक प्रकार के आचार हैं और आचार की वार्ता है, अर्थात उसको लिखने का एक ढंग है। ख्यापयति, उसको कहने का एक ढंग है और उसी का नाम क्या है, बोलो, प्रवृत्ति, जिसको आगे चल करके हम ही लोगों ने, हम ही में से कोई था आचार्य वामन, जिसने इसको विशेष रूप से रीति शब्द से संबोधित किया। अर्थात भरत मुनि ने विभिन्न देशों के वेश, भाषा एवं आचार की वार्ता का ख्यापन ज्ञान कराने वाले तत्व को प्रवृत्ति कहा। अतः प्रवृत्ति मूलतः भौगोलिक एवं जनपदीय आधारों पर निर्भर करती है। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। प्रिय साथियों, यदि आपसे कोई यह पूछ ले कि आचार्य भरत मुनि ने रीति शब्द का विभाजन, रीति शब्द के स्थान पर क्या नाम लिया, तो प्रवृत्ति, और प्रवृत्ति का विभाजन किस आधार पर किया, भौगोलिक आधार पर। यह प्रश्न पूछा गया है नेट में। भौगोलिक या जनपदीय आधारों पर रीति शब्द का विश्लेषण आचार्य भरत मुनि ने कहा है
किया है। इसे जनपदीय आधार पर, इसी जनपदीय आधार पर भरत द्वारा प्रवृत्ति के 4 भेद माने गए। ये 4 भेद आपके सामने ये रहे। कौन कौन से भेद मैं बता चुका हूं। पश्चिम भाग के आधार पर क्या आवंती, या फिर इसका नाम एक जो है कहीं कहीं पर आवंतिका भी लिखा मिलता है। पूर्व भाग उड़ीसा और मगध के आधार पर क्या नाम दिया, औड्र मागधी। हालांकि इन्होंने आरंभ में तो ये नाम दिया था उड्र मागधी, उड्र मागधी, लेकिन इन्होंने उड्र का अर्थ उड़ीसा, तो यहां पर अप्रत्यय जोड़ गया तो औड्र मागधी ऐसा रूप वहां पर बन गया। बात समझ में आई होगी। दक्षिण भाग के आधार पर आपसे पूछे कि भरत ने क्या नाम दिया था प्रवृत्ति को, तो दाक्षिणात्य। और मध्य देश के आधार पर क्या नाम दिया था कि पांचाली। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहां पर देखो ये क्या है। आचार्य भरत मुनि के पश्चात कौन, बाणभट्ट ने अपने ग्रंथ कौन सा है, हर्षचरित, संस्कृत का ग्रंथ है हर्षचरित, अपने समय में प्रचलित 4 भाग की 4 शैलियों का निरूपण करते हुए लिखा है। पहली बात तो यह ध्यान रखना है कि बाणभट्ट ने रीति के लिए क्या शब्द का उपयोग किया, शैली। और कितनी शैलियां मानी उन्होंने, 4। किसके आधार पर मानी, वही भौगोलिकता के आधार पर, भौगोलिक आधार पर, भौगोलिक आधार पर, भूभाग के आधार पर। उन्होंने कहा कि उदीच्य कवियों की पद रचना में श्लेष की प्रचुरता। अब ये संगत असंगत कथन में आपसे पूछा जा सकता है। यदि आपसे ये कोई पूछता है कि उदीच्य कवियों के पद रचना में श्लेष की रचना, प्रतीच्य रचनाकारों में अर्थ की सादगी, दाक्षिणात्यों में उत्प्रेक्षा की ओर झुकाव, और गौड़ीय रचनाकारों या पूर्व भारत के लोगों में अक्षरा आडंबर की विशेष प्रवृत्ति पाई जाती है। यह कथन किसका है, बाणभट्ट का है। बाणभट्ट कौन है, संस्कृत के एक लेखक है जो गद्य रचना की उन्होंने, और उसका नाम है हर्षचरित। बात समझ में आई। अब देखो सुनो, अब यहां पर थोड़ा हम इसको विस्तार से मैं आपको बता देता हूं। साथियों, बाणभट्ट कहते हैं कि पहली बात तो बाणभट्ट ने रीति को शैली नाम दिया। उन्होंने कहा कि 4 भूभाग है। 4 भूभाग में कौन से, उदीच्य, उदीच्य का अर्थ क्या हुआ, उत्तर वाला। बात समझ में आई। जो उत्तर के कवि जो थे वो जब अपनी काव्य रचना करते थे तो उसमें श्लेष की प्रचुरता होती थी। श्लेष का मतलब समझ गए, एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ चिपके हुए होते थे, श्लेष की प्रचुरता। प्रतीच्य का मतलब पश्चिम रचनाकार जो थे वो अर्थ की सादगी, उनको अर्थ की सादगी पसंद थी। दाक्षिणात्य जो दक्षिण में जो रचना कर रहे थे उनका झुकाव किसकी तरफ था, उत्प्रेक्षा की ओर। उत्प्रेक्षा अलंकार है। उदीच्य श्लेष याद रख लो, दाक्षिणात्य उत्प्रेक्षा, प्रतीच्य में अर्थ की सादगी, और गौड़ीय रचनाकार यानी पूर्व भारत के लोगों में अक्षरा आडंबर, अक्षरों का आडंबर, अर्थात वो उलझा करके बात अपना कहना चाहते थे। डेमो में डियर प्रणाम सर, श्री चरणों में, हाँ बिल्कुल बेटा प्रणाम। तो यहां पर देखो 4 भाग हो गए। कौन कौन से, उदीच्य कवि और प्रतीच्य कवि, दाक्षिणात्य और गौड़ीय। गौड़ीय का मतलब है पूर्व भारत के लोग। पूर्व भारत के लोग काव्य रचना में किसको महत्व देते थे, अक्षरा आडंबर को। उदीच्य उत्तर भारत के कवि जो थे वो क्या करते थे, श्लेष अलंकार की बढ़ा चढ़ाकर बात करते थे। पश्चिम के जो रचनाकार होते थे वो बेचारे अर्थ की सादगी में विश्वास करते थे। और दाक्षिणात्य जो दक्षिण वाले लोग थे वो क्या करते थे, उत्प्रेक्षा की ओर। उत्प्रेक्षा क्या है, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त करना उत्प्रेक्षा है। और एक ही शब्द के साथ बहुत सारे अर्थ चिपके होते हैं, श्लेष होता है। यह आपको ध्यान रखना है। तात्पर्य यह है कि अंचल भेद से रचनाकार अपने अपने काव्य मार्ग की पहचान बना रहे थे। अब देखो ये कितनी सीधी लाइन है। यदि आपसे यह पूछ लिया तो जो है बिल्कुल मैं स्वीकार करता हूं शोभना। अब देखो यदि कोई आपसे यह पूछ ले, क्या पूछ ले कि अंचल भेद से रचनाकार अपने अपने काव्य मार्ग की पहचान बना रहे थे, यह बात किसने कही, बोलो किसने कही, बाणभट्ट ने कही। ध्यान से देखा जाए तो लगता है कि प्रतीच्य और दाक्षिणात्य, प्रतीच्य देखो कौन से हैं, ये वाले। प्रतीच्य में क्या था, सादगी। दाक्षिणात्य में क्या था, उत्प्रेक्षा। तो प्रतीच्य और दाक्षिणात्य में अर्थ सौष्ठव पर बल था, अर्थात वो अर्थ की बात कर रहे थे। और उदीच्य और गौड़ जो थे वो किसकी बात कर रहे थे, शब्द सौष्ठव की बात कर रहे थे। शब्द सौष्ठव का मतलब क्या है, शब्दों की सुंदरता। ये सौष्ठव शब्द कैसे बना है, देखो एक सु उपसर्ग है और सु उपसर्ग के साथ में स्तु शब्द जोड़ते हैं, तब ये शब्द क्या बनता है, सुष्ठु बनता है। और सुष्ठु में जब अ प्रत्यय जुड़ता है, सुष्ठु सुंदर को कहते हैं। सुष्ठु में अ जुड़ेगा तो स में जो उ था उसका औ हो जाएगा और सौष्ठव बन जाता है। सौष्ठव भाववाचक शब्द है और इसका पर्यायवाची शब्द होता है सुंदरता। अर्थात
अर्थात उदीच्य और गौड़, गौड़ का मतलब है पूर्व, उदीच्य का अर्थ है उत्तर, उत्तर और पूर्व वाले जो कवि थे वो अर्थ शब्द की सुंदरता की बात कर रहे थे, और पश्चिम और दक्षिण वाले जो लोग थे वो अर्थ की सुंदरता की बात वहां पर कर रहे थे। ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे आपको, अब वो यहां पर देखो, ये बाणभट्ट ये कह रहे हैं श्लेष प्रायम उदिच्येषु, ये जो हमने हिंदी पढ़ी है ना, इसी का संस्कृत है। आपसे वैसे तो ये कोई नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी ज्ञान में कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। अजरा अमरवत प्राज्यु विद्याम अर्थम चिंतयेत, हमें अजर और अमर मान करके स्वयं को और विद्या और अर्थ की उपासना करनी चाहिए। और यमराज हमारा बाल पकड़ के ले जाए तब भी कहे नहीं नहीं रुक जा, मैं धर्म का आचरण कर लूं, ये हमारा आदर्श है। इसलिए शिक्षा जितनी आप लोगे उतना ही आपका फायदा ही होने वाला है। शिक्षा से किसी के मैंने अजीर्ण होते हुए नहीं देखा। तो वहां पर वो कहते हैं श्लेष प्रायम उदिच्येषु, उदिच्येषु उत्तर वाले लोगों में श्लेष अलंकार है, प्रतीच्येषु अर्थ मात्रकम, प्रतीच्य जो है उनके अर्थ की सुंदरता है, और उत्प्रेक्षा दाक्षिणात्येषु, दाक्षिणात्य में उत्प्रेक्षा है, और गोड़ेषु अक्षर आडंबर, और जो गोड़ अर्थात पूर्व वाले लोग जो थे उनमें अक्षरों का आडंबर देखा जाता है। चलो अब यहां पर बात करेंगे काव्य अलंकार ग्रंथ के प्रणेता कौन है, आचार्य भामे। क्या समय है, 6वीं शताब्दी। इनके द्वारा भी रीति के स्थान पर क्या शब्द का प्रयोग किया गया, काव्य भेद शब्द का प्रयोग यहां पर इनके द्वारा किया गया। प्रिय साथियों, काव्य भेद शब्द का प्रयोग किया इन्होंने। वैदर्भ और गौड़ीय 2 मार्ग माने हैं। अब आपसे कोई पूछ ले कि रीति के लिए वैदर्भ और गौड़ीय इन 2 मार्ग के प्रस्तोता कौन है, तो कौन है, बोलो भामा है। भामा ने कौन सा ग्रंथ लिखा, काव्य अलंकार, काव्य शास्त्र का कौन सा सिद्धांत इन्होंने चलाया, तो आपको ध्यान रखना होगा कि अलंकार सिद्धांत इन्होंने चलाया। भामा का समय क्या है, 6वीं शताब्दी। रीति के लिए किस शब्द का उपयोग किया, काव्य भेद या काव्य मार्ग का कितनी रीतियां मानी, 2 मार्ग इन्होंने माने, एक तो वैदर्भ और दूसरा गौड़ीय मार्ग इन्होंने माना। ये आपको ध्यान रखना है। तत्कालीन, अब देखो 2 मार्ग मान लिए किसने, भामा ने। यहां पर सुनो, एक मार्ग था वैदर्भ और दूसरा बोलो कौन सा है, गौड़ीय। क्या होता था कि वो जो भामा का समय कब है, 6वीं शताब्दी। इस 6वीं शताब्दी में वैदर्भ मार्ग को उत्तम मार्ग माना जाता था और इस गौड़ीय मार्ग को निकृष्ट मार्ग माना जाता था। कि भाई वैदर्भी रीति से जो काव्य रचना करता है वो बहुत बढ़िया कवि है, और जो गौड़ीय रचना करता है, वैदर्भी का मतलब जिसमें माधुर्य अलंकार युक्त रचना, गौड़ीय का मतलब ओज गुण युक्त रचना, जो वैदर्भ वाला है वो उत्तम है और गौड़ वाला जो है वो निकृष्ट है। ये भेद चल रहा था। आचार्य भामा ने क्या किया, इस भेद को मिटा दिया और उन्होंने कहा ये बकवास है, ये गतानुगतिकता है, इसके पीछे हमें नहीं जाना चाहिए। दोनों मार्ग का अपनी अपनी जगह औचित्य है। वैदर्भ अपनी जगह उचित होगा, गौड़ीय अपनी जगह उचित होगा। यदि वैदर्भ मार्ग होते हुए भी यदि वक्रोक्ति नहीं होगी तो वो मार्ग निकृष्ट कहलाएगा, और गौड़ीय मार्ग होते हुए भी यदि वक्रता होगी काव्य में तो वो काव्य उत्तम काव्य हो जाएगा। इसलिए अब यहां पर प्रश्न क्या है, प्रश्न ये क्या है कि वैदर्भ और गौड़ीय मार्ग को लेकर के जो मतभेद चल रहा था काव्य शास्त्रियों में, उसको मिटाने वाला कौन है, तो भामा है। यह भी ध्यान रखना है। लोक रूढ़ी में वैदर्भ को श्रेष्ठ और गौड़ीय को निकृष्ट मार्ग माना जाता था, अर्थात काव्य रचना का जो वैदर्भ मार्ग है वो श्रेष्ठ है और गौड़ीय मार्ग जो है वो निकृष्ट है। परंतु भामा ने इस भेद को मिटाकर दोनों में पार्थक्य को अनावश्यक बतलाया। उन्होंने कहा कि अनावश्यक पार्थक्य है और इस मत को अंधगता अनुगतिक का कहा। अंधगता, गत गए वे, अनु पीछे, गतिक जाना, अर्थात गए वे के पीछे जाना। एक ने कह दिया कि ऐसा है तो दूसरे ने कह दिया हाँ ऐसा है। आप लोगों ने देखा होगा जब भीड़ होती है ना, एक व्यक्ति कहता है मुर्दाबाद, सारे ही कहते हैं मुर्दाबाद, पता ही नहीं है क्यों कह रहे हैं। लेकिन हम क्या है ना, मनुष्य तो हैं, लेकिन हम कई बार भेड़ों की तरह आचरण करते हैं। एक भेड़ जब कुएं में गिरती है तो सारी की सारी भेड़ क्रम से गिर जाती है। ये कई बार हमारे भारतीय किसानों के साथ घटित हुआ, इसलिए हम बोलते हैं भेड़ चाल। बिल्कुल, चलिए ये आप बिल्कुल कैसे हो देवासी, आपने बहुत अच्छा शब्द पकड़ा, भेड़ चाल, बिल्कुल हाँ ऐसा होता है। तो साथियों कहते हैं ना, जहां का गुरु आंधला चेला खरा निरंध, जिनके गुरु अंधे हैं चेले खरे निरंध, अंधे ने अंधा ठेल यार दोनों कूप पड़ंत। कहते हैं कि अंधा अंधे को जब ठेलता है तो दोनों ही कुएं में पड़ गए। तो यहां पर हमें यह ध्यान रखना है, भामा ये कहते हैं कि वैदर्भ श्रेष्ठ और गौड़ निकृष्ट, मैं नहीं मानता, ये गतानुगतिकता है। वो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बहुत बेबाक शब्दों में लिखते हैं साहब। क्या लिखते हैं, वो कहते हैं कि वक्रोक्ति विरहित, अर्थात वक्रोक्ति से रहित
वक्रोक्ति विरहित वैदर्भ काव्य भी सत काव्य नहीं हो कहा जा सकता। वैदर्भी से रहित जो वक्रोक्ति से रहित वैदर्भी काव्य भी सत काव्य नहीं कहा जा सकता। सत है जो काव्य कर्मधारी समास है, सत काव्य नहीं कहा जा सकता। और इससे परिपुष्ट होकर, अर्थात कोई वैदर्भी से परिपुष्ट होकर के, वक्रोक्ति से परिपुष्ट होकर के कोई गौड़ काव्य भी सत काव्य की पदवी प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। यह एक तमाचा था उन लोगों के गाल पर जो ये कहते थे कि वैदर्भी श्रेष्ठ है। तो भामा ने इस भेद को मिटा दिया। आचार्य भामा ने आचार्य भरत मुनि द्वारा ग्रहित भौगोलिक आधारों को तो सर्वथा स्वीकार नहीं किया, अपितु उनके आधार के रूप में गौड़ और वैदर्भ दो मार्ग उन्होंने स्वीकार किया। भामा का जो गौड़ मार्ग है वो बाण भट्ट की गौड़ीय शैली है, और वैदर्भ मार्ग जो है वो बाण भट्ट की दाक्षिणात्य शैली ही के नाम ही प्रतीत हमें होते हैं। अब हम बात करेंगे, हम पहुंच गए हैं साहब 7वीं शताब्दी, और वो कौन है? आचार्य दंडी। आचार्य दंडी ने रीति को मार्ग शब्द से अभिहित किया। पहली बात कि आचार्य दंडी रीति को क्या बोलते हैं? मार्ग शब्द से कहते हैं। उन्होंने मार्ग अर्थात रीति के मूल तत्व या विधायक तत्व गुण को स्वीकार किया। 2 नंबर दिला सकते हैं ये बात, ये लाइन, ये 2 नंबर की लाइन है। पहली बार किसी आचार्य ने, वो कौन? दंडी क्या थे? काव्यादर्श उन्होंने लिखी। कौन सी पुस्तक लिखी? बोलो, काव्यादर्श। और काव्यादर्श पुस्तक में आचार्य दंडी ने यह स्पष्ट घोषणा की है कि रीति जो है, रीति का जो विधायक तत्व है वो क्या है? गुण है। उनके विचार से जिसमें 10 गुणों का समावेश हो वह वैदर्भ मार्ग है। देखो, ये 10 गुणों का समावेश जिसमें हो वो वैदर्भ मार्ग है। लेकिन यहां पर भ्रम में मत पड़ना। यदि आपसे पूछ ले कि 20 के 20 गुण किस में समाहित होते हैं, तो वो वैदर्भी में होती है। वो किसके अनुसार होता है? आचार्य वामन के अनुसार। लेकिन दंडी क्या कह रहे हैं कि 10 गुणों का समावेश जिसमें वो वैदर्भ मार्ग है, और इसके विपरीत जिनमें इन गुणों की शिथिलता हो उसे हम गौड़ीय मार्ग या जो है गौड़ीय मार्ग कहते हैं। काव्यादर्श दंडी की पुस्तक है, उसमें वो क्या लिखते हैं? वो ये लिखते हैं। अब यहां पर देखो, ये लाइन में आपको काव्य गुण जब पढ़ाया था तब पढ़ा दी थी, याद है ना आप लोगों को? ये काव्य गुण जो हैं वो उन्होंने यही बताए थे। तो आज हम वापस इसको कर लेते हैं, दूसरी बार पढ़ा रहा हूं। श्लेष प्रसाद समता माधुर्यम सुकुमारता अर्थ व्यक्ति उदारत्वम ओज कांति समाधया। 10 गुण हो गए। इति वैदर्भ मार्गस्य प्राणाः 10 गुणा स्मृताः येषां विपर्यय प्रायो दृश्यते गोड्वर्त्मनि। देखो क्या कह रहे हैं कि श्लेष प्रसाद समता माधुर्य सुकुमार अर्थ व्यक्ति उदारता ओज कांति और समाधि, ये जो है 10 इति वैदर्भ मार्ग से प्राणा, अर्थात वैदर्भ मार्ग का ये प्राण है। क्योंकि दंडी जो है वो रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग करते हैं, इसलिए उन्होंने वैदर्भ रीति नहीं कहा है, वैदर्भ मार्गस्य प्राणा, ये वैदर्भ मार्ग के प्राण है। और ये 10 गुणा स्मृता एशाम विपर्य, अर्थात इनका वैपरीत्य, इनकी शिथिलता, इनका ढीलापन जो है वो कहां? गौड़ वर्तमनी दृश्यते। वर्तमनी का अर्थ है मार्ग, गौड़ मार्ग में प्राय दृश्यते देखा जाता है। बहुत क्लियर बात वो कहते हैं। आचार्य दंडी ने वैदर्भ मार्ग को अधिक प्रशस्त मानकर, यह भी ध्यान रखना, आचार्य दंडी ने वैदर्भ मार्ग को प्रशस्त मानकर रीति को वैदर्भ मार्ग का प्राण कहा और 10 काव्य गुणों को वैदर्भ मार्ग के साथ निबद्ध कर दिया। इनके मतानुसार गौड़ जो है अप्रशस्त मार्ग है और वैदर्भ जो है वो प्रशस्त मार्ग है। देखो ये ध्यान रखना, दंडी के अनुसार वैदर्भ प्रशस्त मार्ग है, प्रशस्त अर्थात प्रकाशित होने वाला, सबसे उचित, उत्कृष्ट, और गौड़ जो है अप्रशस्त अर्थात वो छिपा हुआ मार्ग है। अब यहां पर भामा इसे अस्वीकार करते हैं, ये तो बात आई गई, दोनों ही अपने अपने स्थान पर उपादेय हैं। भामा ये कहते हैं कि भैया ऐसा नहीं है, दंडी भाई साहब ऐसा नहीं है, वैदर्भ की उपादेयता जो है किसमें है? मधुर प्रसंगों में है। जहां पर मधुर प्रसंग आएंगे वहां पर कौन सा रास्ता होगा? वैदर्भ रास्ता होगा, जिसे हम रीति कह रहे हैं। और जहां पर ओजस्वी प्रसंग आएंगे वहां पर कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए? गौड़। ये बात कौन कह रहे हैं? दंडी नहीं, भामा कह रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब साथियों यहां से ये वामन हम जो है 8वीं शताब्दी पे आगे हैं। अब यहां पर वामन साहब क्या कहते हैं सुनिए। वामन साहब ये कहते हैं, भारतीय काव्य शास्त्र में रीति सिद्धांत के नाम से स्वतंत्र काव्य संप्रदाय चला आ रहा है, जिसका प्रवर्तन आचार्य वामन ने 8वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य अपने सुप्रसिद्ध लक्षण ग्रंथ काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में किया।
उन्होंने रीतिरात्मक काव्य से सूत्र के द्वारा रीति को काव्य की आत्मा माना है। रचना अत्यंत स्पष्ट और प्रांजल है। अब बार बार पीसे हुए को पीसने से क्या मतलब है सब बता चुका हूं। रीति को विशिष्ट पद रचना का। अब यहां से थोड़ी सी और नई बात देखो साथियों, ये सुनो, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये लाइन ऐसे ही आती है, वो क्या है, रीतिरात्मक काव्य से, यहां से शुरू होती है। ये कट गया क्या? हाँ, ये कट गया है। उन्होंने कहा रीतिरात्मक काव्य से, ये कहा किसने कहा? वामन ने कहा। रीति आत्मा है काव्य की और विशिष्टा पद रचना रीति। जो विशिष्ट पद रचना है वह क्या है? रीति है। अर्थात रीति को कहा विशिष्ट पद रचना। बात समझ में आ रही ना? अर्थात जब भी कोई काव्य रचना करते हैं जो विशिष्टता होती है वो पद रचना। और विशेष क्या है? गुणात्मा। ये आपको ध्यान रखना है। रीति की आत्मा फिर उन्होंने गुण को माना है, ये आपको ध्यान रखना है। वो विशिष्टता कब आती है? जब काव्य में गुण होगा, क्योंकि रीति किस पर आधारित है? गुणों पर आधारित है। माधुर्य गुण जहां पर होगा वहां पर कौन सी रीति होगी? वैदर्भी। जहां पर ओज गुण होगा कौन सी रीति होगी साहब? आपकी जो है गौड़ी। जहां पर प्रसाद गुण होगा कौन सी रीति होगी? पांचाली। अब यहां पर काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति में यह बात आई है, ये तो इनका ग्रंथ है। विशिष्ट शब्द की व्याख्या उन्होंने व्याख्या में क्या है? विशेषो गुणात्मा के रूप में की है, जिसका अभिप्राय यह है कि विशेष गुण युक्त पद रचना, विशेष गुणों से युक्त पद रचना जो है वही रीति है। दंडी की भांति वामन ने भी गुणों के साथ रीति की घनिष्ठ संबंध की कल्पना की और गुणों को काव्य का शोभा कारक नित्य धर्म से विभूषित किया। इसलिए वामन ने सबसे ज्यादा यदि किसी पर स्ट्रेस दिया, किसी की महत्ता करी तो रीति की करी, लेकिन रीति को समझने के लिए गुणों को समझना आवश्यक है। यह आपको ध्यान रखना है। वामन ने शब्द गुणों की अपेक्षा अर्थ गुणों की, यह बता चुका हूं मैं बात, अर्थ गुणों को महत्व दिया और कहा कि अर्थ गुणों के समावेश से ही रीति को उत्कर्ष प्राप्त होता है। कई बार राइट रॉन्ग प्रश्न आते हैं, देखो ये ध्यान रखना, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। यदि आपको काव्य शास्त्र के प्रश्न देखने हैं तो पिछली 3 परीक्षाओं 4 परीक्षाओं के प्रश्न पत्र देख लो। ये बहुत सामान्य प्रश्न नहीं आते हैं, क्योंकि हर हिंदी के शिक्षक को ये पता है कि विद्यार्थी का मेरिट जो है वो यहीं से डिसाइड होने वाला है। इसलिए इसको एक एक लाइन को आपको ध्यान से पढ़ना है। समस्त रसों का समावेश कांति नामक अर्थ गुण में किया, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात कोई नहीं है। समस्त रसों का समावेश किसमें किया? कांति नामक गुण में। आचार्य भरत मुनि जिसको लेकर के बार बार कह रहे थे, मान लो मेरी बात, रस ही काव्य की आत्मा है। वामन कहते हैं नहीं भाई साहब, मेरा जो कांति गुण है उसमें आपका पूरा संप्रदाय जो है वो समाहित हो जाता है। आचार्य वामन द्वारा काव्य में अलंकारों, रसों, शब्द शक्तियों तथा ध्वनि आदि तत्वों को रीति तत्व में समाविष्ट कर लिया गया। रीति तत्व में उसको आधार मान लिया और रीति को काव्य का प्राण तत्व घोषित इन्होंने किया। वामन ने काव्य रीति के कितने भेद बताए? बोलो, 3 भेद बताए। कौन कौन से? वैदर्भी, विदर्भ आदि देशों में प्रचलित रीति, जो विदर्भ देशों में प्रचलित रीति है, और काव्य के 20 गुणों से मंडित। और ये देखो दंडी ने क्या कहा था? 10 गुण, लेकिन यहां पर ये आपके वामन क्या कह रहे हैं? समग्र गुणा वैदर्भी। मेरे साथ बोलिएगा, समग्र गुणा वैदर्भी ही। जो काव्य के जो 20 गुण है वो समग्र गुण जिसमें समाहित हो जाते हैं उसी का नाम वैदर्भी है। गोड़ी क्या है? ओज कांतिमति घोड़िया, ओज कांतिमति घोड़िया। जिसमें ओज गुण हो, जो ओज गुण की कांति से विभूषित हो वो घोड़िया है। जिसमें सारे गुण आ जाए वो वैदर्भी है। और माधुर्य और सुकुमार अर्थात मधुरता और सुकुमारता से संपन्न रीति जो है वो पांचाली रीति है आचार्य वामन के मत में। आचार्य वामन के मत में तत्वतः काव्य की आत्मा तो क्या है? वैदर्भी है। 3 रीतियां तो उन्होंने स्वीकार की थी वामन ने, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। लेकिन उनको काव्य की आत्मा जो माना है उसमें भी रीति को काव्य की आत्मा जो वो कहते हैं ना, तो 3 रीति काव्य रीतियां हो गई। कौन कौन सी? गौड़ी, वैदर्भी, पांचाली। फिर इन तीनों में से एक को चुनना हो तो किसको चुनते हैं? वो वैदर्भी। ये ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसा होता है ना, एक पिता के 4 संतान हैं, 3 संतान हैं, तो कोई एक बहुत अति प्रिय है। तो यहां पर वामन को वैदर्भी अति प्रिय थी। वो कहते हैं कि शेष 2 रीतियां तो अभ्यासियों के लिए वहां पहुंचने का साधन मात्र है। इनके बारे में वो क्या लिखते हैं? बहुत सुंदर बात, ये पंक्ति 2 नंबर फिर दिला सकती है, ऐसी पंक्ति है। वो कहते हैं, हिंदी वाली पढ़ाता हूं पहले। वो कहते हैं कि इन रीतियों में काव्य उसी प्रकार समाहित हो जाता है जैसे रेखाओं में चित्र। अब मुझे बताओ, चित्र किससे बनता है? रेखाओं से। लेकिन क्या रेखाओं में कहीं चित्र दिखता है? सब जगह चित्र है। वो बात समझ में आई ना? अरे आप नहीं कह सकते मुझे चित्र बनाना खैर आता नहीं, मैं कुछ बनाऊंगा तो आप हंसोगे, लेकिन कोई भी चित्र है
अब उस चित्र में वो रेखा है, उस रेखा में चित्र कहां है? ऐसा नहीं है कि इस रेखा में चित्र है उसमें नहीं है, सारी रेखाएं मिलकर के जिस प्रकार एक चित्र को परिपूर्ण करती है, परिपुष्ट करती है, उसी प्रकार से जो है सारी रीतियां जब मिल जाती है तो काव्य रूपी पुरुष को सजीव कर देती है। क्या कहते हैं वो? एतासु तिसृषु रीतिषु रेखासु चित्रम काव्यम प्रतिष्ठितामिति। वो कहते हैं एतासु तिसृषु, अर्थात इन तीनों रीतियों में, एतासु तिसृषु रीतिषु, इन तीनों रीतियों में रेखाओं में जैसे चित्र आता है उसी प्रकार इन तीनों रीतियों में काव्य जो है अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। यह आपको ध्यान रखना है। फिर वामन के बाद में कौन आए? आचार्य रुद्रट। कौन सी शताब्दी में? 9वीं शताब्दी में काव्य रीति विषय पर एक अलग दृष्टि से कल्पना की। उन्होंने रीति को काव्य आत्मा न मानकर रीति को समास पर आधारित माना है। किस पर आधारित? पहली बार समास पर आधारित तो आनंदवर्धन भी मानते हैं, लेकिन पहली बार समास पर आधारित माना रुद्रट के विचार से। वैदर्भी जो है वो समास रहित रीति है। क्या है बोलो? वैदर्भी जो है वो समास रहित है। रुद्रट के अनुसार वैदर्भी जो है वो क्या है बोलो? समास रहित है, इसलिए ये असमासा है। अब ये आपसे पूछा जा सकता है कि रुद्रट के अनुसार कौन सी रीति जो है असमासा, अर्थात ऐसी काव्य रचना जिसमें समास नहीं हो। अब समास नहीं हो ऐसी कोई काव्य रचना तो नहीं हो सकती, लेकिन जिसमें बहुत कम समास हो, बहुत कम, बहुत ही कम, अल्प भी नहीं, अल्प से भी असमासा, बिल्कुल समास से रहित तो नहीं कह सकते, कोई रचना हो नहीं सकती, लेकिन रुद्रट ऐसा कह रहे हैं असमास, समास से रहित। चलिए, पांचाली जो है अल्प समास वाली, स्वल्प समास है। लाटी जो है वो मध्यम समास वाली, और गोड़ी जो है वो दीर्घ समास वाली रीति है। इस प्रकार रुद्रट द्वारा रीति के 4 भेद स्वीकार किए गए, वैदर्भी, पांचाली, गोड़िया और लाटिया, और यही भेद अग्नि पुराण में स्वीकार किए गए थे। वैदर्भी एवं पांचाली माधुर्य एवं सुकुमार गुणों से युक्त होने के कारण यहां पर रुद्रट ये कह रहे हैं कि वैदर्भी और पांचाली, वैदर्भी किससे है? माधुर्य से। पांचाली ये दोनों सुकुमार गुणों से युक्त होने के कारण श्रृंगार, करुण, प्रेयस आदि रसों की व्यंजक है। लाटिया एवं गोड़िया उग्र एवं उदात्त स्वभाव वाली होने के कारण रौद्र, भयानक, वीर इत्यादि रसों की व्यंजना कराने वाली रीतियां है। रुद्रट के मत के अनुसार जहां पर रौद्र, भयानक, वीर रस हो वहां पर लाटी और गोड़ी रीति होगी, श्रृंगार, करुण और प्रेयस रस हो वहां पर वैदर्भी और पांचाली होगी। इस प्रकार रुद्रट ने न तो रीति को वामन की भांति उच्च स्थान दिया और न ही गुणों को रीतियों का अंतस तत्व ही बताया। उन्होंने स्पष्ट शरीर पद अंगों का जो जोड़ होता है, शरीर में जैसे अंगों का जोड़ होता है, जैसे अंगुली यहां हाथ के जुड़ी हुई है, उसी प्रकार वही स्थान काव्य में किसका होगा? संगठना को दिया जाना चाहिए। इस प्रकार रुद्रट ने रीति के लिए, रुद्रट ने भी किस पद का प्रयोग किया? संगठना पद का प्रयोग किया। अब हम बात करेंगे आचार्य आनंदवर्धन की। साथियों, आनंदवर्धन ने कौन सी पुस्तक लिखी? कि ध्वन्यालोक पुस्तक लिखी। कब आए थे? 9वीं शताब्दी। इनके मत में रीति काव्य के शरीर, काव्य का शरीर क्या है? शब्द और अर्थ। देखो, जैसे हमारा शरीर किससे बनता है, आपसे कोई पूछता है तो हमारा शरीर के लिए एक अलग प्रविधि है, अस्थि, मांस, मज्जा। उसी प्रकार काव्य का शरीर क्या है? या तो शब्द या फिर अर्थ। आनंदवर्धन क्या कह रहे हैं कि काव्य के शरीर शब्द और अर्थ में चारुता का अर्थ होता है सुंदरता का सन्निवेश करती है। कौन? रीति। तो यहां पर यह लाइन आपको रखनी है कि काव्य के शरीर में शब्द और अर्थ में चारुता का सन्निवेश करती है रीति। यह मत किसका है? कि आनंदवर्धन का है। यह आपको ध्यान रखना है। अर्थात रीति काव्य की बाह्य शोभा का उपादान मात्र है, जो बाह्य शोभा है। अब यहां पर देखो, जहां पर वामन बिचारे ये प्रयास कर रहे थे कि रीति काव्य की आत्मा है, आनंदवर्धन ने सब जो है मटिया मेट कर दिया। उन्होंने कहा ये बाह्य शोभा का ही उपादान का मतलब सामग्री है। इस दृष्टि से उन्होंने वाच्य, वाचक, चारुत्व, हेतु, ये आपको ध्यान रखना है। यदि प्रश्न पत्र कठिन आता है तो यहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि रीति के लिए वाच्य, वाचक, चारुत्व, हेतु जैसे पदों का प्रयोग किसने किया? तो आनंदवर्धन ने किया। वाच्य, वाचक, चारुत्व। समझ में आ रहा है? वाच्य क्या चीज होती है? अभिधा। वाचक क्या है? उसको कहने वाला शब्द। चारुत्व क्या है? सुंदरता। हेतु का मतलब क्या है? कारण। बात समझ में आई? जैसे पद वाक्य का प्रयोग किया, इन्होंने रीति को क्या नाम दिया? संगठना, अर्थात सम्यक घटना, अर्थात रचना।
जो सम्यक घटना होती है वो संगठना कहा। इन्होंने रीति के 3 भेद माने, असमासा जिसमें समास नहीं होते वेदर्भी, अल्प समासा पांचाली, यही बात रुद्रट कह रहे थे, और दीर्घ समासा गौड़ी। ये आपको ध्यान रखना है। अब साथियों आगे के व्याख्यान में हम लोग बात करेंगे आचार्य राजशेखर की, और यहां से क्योंकि देखिएगा हमें सारी चीजों को लेकर के चलना है। हम केवल जो है अब आजकल की परीक्षाएं जो है उसमें ये नहीं आता लिखो बच्चों 3 रीतियां वेदर्भी घोड़ी पांचाली, चलो चलता हूं रीति संप्रदाय हो गया, ऐसा वाला आजकल परिवेश नहीं रहा है। हमें जो है जितना एक सामग्री जो एक स्वस्थ शिक्षक के लिए आवश्यक है उतनी हमें आनी चाहिए, तभी हमारा काम बन सकता है। 1 नंबर आपकी हार और जीत में बहुत बड़ा फासला उत्पन्न कर सकता है, और मुझे लगता है कि आपको बहुत गंभीरता से जो है करना है। प्रश्न कहीं से आए हम तैयार हैं, बिल्कुल चलेगा। सर आपकी बुक सरस्वती, हाँ अब आप लोग प्रश्न कर सकते हो बेटा। बुक में काम में व्यस्त होने के कारण ही मैं आजकल ऑनलाइन कम आ पा रहा हूं। जल्दी आपकी पुस्तक आएगी, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और मैं एक मतलब अपने मन से अपनी अहंकार नहीं, लेकिन ये कहूंगा आपको कि आपको फिर उसके बाद पढ़ने की कुछ आवश्यकता नहीं है। सर जी पिछले 2-3 पेपर आंसर सही टेलीग्राम में उपलब्ध कराओ जिससे हम अभ्यास कर सके। टेलीग्राम पर उपलब्ध नहीं कराऊंगा, ऐप पर उपलब्ध होंगे, टेलीग्राम पे नहीं होंगे। देखिएगा कोई भी साथियों, देखिए सारा राजस्थान हमारा है, सारा हम तो वसुधैव कुटुंबकम के पालक हैं, पोषक हैं। हम हमारे दो ये हमारी नीति नहीं है, लेकिन जो लोग इस ऐप से जुड़े हुए हैं उनके साथ कुछ विशिष्टता करना ये मेरा दायित्व है, क्योंकि मैं संसार में रहता हूं तो मुझे सांसारिकता का निर्वहन भी करना पड़ेगा। मेरे विचार हो सकता है कुछ भी हो, मैं तो चाहता हूं कि सब लोग पढ़े, लेकिन और बाकी सब लोग पढ़े उनके लिए हम बहुत सत्कामना करते हैं, मंगल कामना करते हैं। लेकिन यहां पर जो है मैं उपलब्ध करा दूंगा। आपका सानिध्य हमारा सौभाग्य है। बिल्कुल कैसे हो देवासी, पढ़ते रहो बढ़ते रहो। सर पूर्व परीक्षा का प्रश्न पत्र अध्ययन से पहले बताया करो। हाँ सवैराम बिल्कुल बताता हूं, आप टाइम से आया करो तो मैं आपको बता देता हूं प्रश्न पत्र कैसा आता है, कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। हर टॉपिक को जब आप खोल करके देखोगे तो मैं शुरुआत यहीं से करता हूं कि प्रश्न कैसा आएगा और किस प्रकार से हमें उसको तैयार करना चाहिएगा। हाँ ऐप पर जल्दी, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, थोड़ा जल्दी मत मचाया करो बस। बाकी सारी चीजें देखो, ये आप ध्यान रखो नवंबर से पहले एग्जाम नहीं है कम से कम, ये ध्यान रखिएगा। और मैं आपको अगले 1.5 महीने में संपूर्ण कोर्स करा दूंगा, है ना। फिर अपन कभी कभी जो है आपकी जो समस्याएं होगी उस पर अब मैं बात करूंगा। हिंदी साहित्य इतिहास आप आपकी बुक से पढ़ते हो ना, अद्यतन इतिहास से। हाँ बिल्कुल जो है हिंदी साहित्य के लिए मेरी एक पुस्तक है, हिंदी भाषा एवं साहित्य का अद्यतन इतिहास, उस पुस्तक को लीजिएगा, वहां से आप लोग अध्ययन कर सकते हो। और भी कोई आपकी यदि समस्या है तो आप लोग बात कर सकते हो। बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिएगा, कोर्स समय पे पूरा हो जाएगा, सारी चीजें आपको सामग्री उपलब्ध होगी। बस थोड़ा सा अच्छी चीज के लिए हमें प्रतीक्षा करनी होगी, थोड़ा धैर्य आपको रखना पड़ेगा, मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं। दूसरी बात, कल से जयपुर में ऑफलाइन बेस भी शुरू हो रहा है, तो कोई जयपुर का यदि साथी हो और यदि वो करना चाहे तो आप ऑफलाइन बेस भी वहां पर आकर के कल 11 बजे से 10:30-11 बजे से हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो वहां पर भी आप लोग चाहते हैं तो आ सकते हैं। बाकी ये मैं प्रयास ये करता हूं कि मैं ऑफलाइन जैसा ही यहां पर सब कुछ पढ़ा दूं आपको, ताकि आप कहीं भटको नहीं। काव्य शास्त्र की पीडीएफ कब तक डाल देंगे प्लीज? बिल्कुल सुनीता, जल्दी डालेंगे, मतलब अगले 2-4-5 दिन के अंदर काव्य शास्त्र की पुस्तक आ जाएगी। किसी कारण से ये बैन किया गया था, आप सब जानते हो, प्रौढ़ बच्चे हो, कि 8th क्लास के बच्चे नहीं हो, कोई 10th क्लास के लोगों से मैं बात नहीं कर रहा हूं। ये हमारी जितनी भी मेहनत थी वो सारी की सारी बाहर चली गई थी, इसके लिए हमें बहुत प्रयास करने पड़े। हमने उसको जैसे कैसे भी बैन किया, बहुत सारी कार्रवाइयां उनके ऊपर हुई, और जो भी हुआ खैर वो आप लोगों का विषय नहीं है, लेकिन अब बहुत जल्दी उसमें सिक्योरिटी का एक फीचर आ रहा है और जल्दी ही मैं आपको ये बता दूंगा। सेकंड ग्रेड कोर्स में कितना समय और लगेगा? हाँ बेटा 1.5 महीने में कैसे पूरा सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। देखो आपका पद्य वाला भाग बचा हुआ है, काव्य शास्त्र जो है वो अगले 1-2 दिन में पूरा हो जाएगा। ये रीति अंतिम टॉपिक है काव्य शास्त्र, मेरी तरफ से पूरा हो जाएगा। प्रिंट थोड़ी निकाल सकते हैं इनका, बिल्कुल निकाल लोगे, प्रिंट निकाल सकते हैं इनका, लेकिन अभी बैन किया हुआ है, अगले 2-4 दिन में ये सुविधा वापस आपको दे दी जाएगी। चलिए, और कोई बात, यदि कोई महत्वपूर्ण बात हो तो आप लोग करो, नहीं तो मैं मेरी वाणी को विराम करता हूं और आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग खूब पढ़िएगा, आनंद के साथ आप लोग पढ़िए। बस इन्हीं भावों के साथ जो है अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे, परसों या तरसों फिर से लाइव आकर के बाकी जो बचा है वो चीज़ें मैं आपको कराने वाला हूँ। व्याकरण के वीडियो देख रहे हैं, नोट्स बना रहा हूं, बुक लेना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। देखो मैं किसी बुक के लिए नहीं कहता हूं कि जरूरी है, लेकिन ये जरूरी है क्योंकि व्याकरण बहुत विस्तृत है
और ये जो है बहुत आवश्यक था हमारे लिए कि हम उसको यदि पूरी 700 पेज की पीडीएफ डाल देंगे तो आपको 800 रुपए में उसका प्रिंट निकलेगा। तो इससे अच्छा आप 200-250 रुपए किताब बाजार से खरीद लो, आपकी जिंदगी में वैसे ही काम आएगी। दूसरी बात, बहुत मेहनत और साधना से लिखी है, उसको आप हृदय के नजदीक रखिएगा। जो कुछ मैं बोलता हूं उस पुस्तक में सब कुछ है, आप लोग देखोगे तो। प्रथम पेपर का कुछ करो सवई राम, सेकंड ग्रेड का प्रश्न पत्र जो है प्रथम पेपर वो हमने लॉन्च कर दिया है और उसमें जो है कुछ क्लासें नियमित होने लग जाएगी 1-2 दिन के अंदर। बाकी जितना भी जो चीजें हैं, मैं कोई भी शिक्षक लाऊंगा तभी लाऊंगा किसी विषय का, तब मुझे खुद को विश्वास हो जाएगा कि आपके सपने को पूरा करा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते, धन्यवाद।